हेलो फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे जैसे धुआं छंटा धीरे धीरे सब कुछ साफ दिखने लगा। 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर शख्स की नजरें सामने के दृश्य पर टिकी थीं और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फेयरफुल फेस। फैंग निवास के मुख्य द्वार के सामने सभी गार्ड्स जमीन पर गिरे हुए थे और दर्द के मारे जोर जोर से कराह रहे थे। उन सभी पर विस्फोटकों का सीधा प्रहार हुआ था। किसी के कपड़े फटे हुए थे, किसी के बाल बिखरे थे, तो कोई पूरी तरह राख से ढका हुआ था। टक्कर। उन गार्ड्स की तुलना में गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स की हालत थोड़ी बेहतर थी। हालांकि वे भी विस्फोट से घायल हुए थे, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति एनर्जी मजबूत होने के कारण उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। पर उन्हें एक अजीब तरह की खुजली महसूस हो रही थी, जिसने उनकी त्वचा को बेहाल कर दिया था। वे अपनी गरिमा बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जबकि गार्ड्स जमीन पर तड़प रहे थे। टायर्ड क्रोध। जल्दी से काट एंटीडोट मेरे हवाले करो। काले कपड़ों में लिपटे उस अधेड़ उम्र के शख्स ने फैंग जियू को घूरते हुए चिल्लाया। अगले ही पल उसने अपने हाथ को पंजे की तरह बनाया और फैंग जियू की ओर झपटा। उसका इरादा उसे दबोचकर जहर का काट उगलवाने का था। एंग्री पेपर। उसे पता था कि फैंग जियू के पास कई चालें हैं, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह उन पर दवाओं पॉइजन का इस्तेमाल करेगी। वह ये कैसे भूल गया कि पिछली बार जब वह और उसका मालिक उसके चंगुल में थे, तब भी उसने जहर का ही इस्तेमाल किया था। सांप। अपने मालिक पर हमला होते देख की चीकांत हरकत में आने ही वाला था कि तभी एक शक्तिशाली और रूह कंपा देने वाली आवाज गूंजी। किसकी हिम्मत हुई यहां धृष्टता करने की? फायर टक्कर। क्षण भर में 4 लोग एक फॉर्मेशन बनाकर सामने आए और उनमें से एक ने उस अधेड़ व्यक्ति पर जबरदस्त प्रहार किया। उस व्यक्ति को अपने चेहरे पर हवा का एक प्रचंड दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई विशाल लहर उससे टकराए हो। उसे कई मीटर पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वह हैरान रह गया और अपने पैरों को जमीन पर टिकाने की कोशिश करने लगा। तुम लोग कौन हो? अस्टोनिश्ड फेस क्वेश्चन मार्क। फैंग जियू के सामने 4 गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स ढाल बनकर खड़े थे। उनकी आंखों में ऐसी दरिंदगी और चमक थी कि वह शख्स सहम गया। वह सोचने लगा कि ये फैंग निवास तो सिर्फ एक 9th ग्रेड कंट्री के मामूली देश का है, फिर इनके पास सुरक्षा के लिए इतने शक्तिशाली कल्टीवेटर्स कहां से आए? उसी समय बूढ़े व्यक्ति ने नी टैंग और अपने चारों ओर से सुरक्षा कवच शील्ड हटाया और वे जमीन पर उतरे। जमीन पर तड़पते गार्ड्स को देखकर उन दोनों के चेहरे गुस्से से तमतमा उठे। लुक ऑफ ट्रायम्फ। यूवर हाइनेस राजकुमार, वह सिर्फ एक मामूली लड़की है, उसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? उस बूढ़े की आवाज बहुत ही डरावनी और ठंडी थी। उसका शरीर एक खतरनाक आभा छोड़ रहा था और उसकी आंखें किसी जहरीले सांप की तरह फैंग जियू को घूर रही थीं। वह बड़ी निर्दयता से बोला, इस औरत के तरीके बहुत चालाक और धूर्त हैं। अगर आप इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि पहले इसके हाथ पैर तोड़कर इसे अपाहिज ट्रिपल कर दिया जाए। सांप खोपड़ी। नी तेंग ने लाल कपड़ों में सजी उस खूबसूरत महिला फैंग जियू को देखा और अपने होंठ भींच लिए। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि अपने इतने सारे आदमियों को जमीन पर तड़पता देख उसका गुस्सा किसी पिंजरे में बंद भूखे शेर की तरह उबल रहा था। बूढ़े की बात सुनकर वह चुपचाप फैंग जियू को देखता रहा। कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। बाघ का चेहरा क्रोध। लेकिन इसी समय शहर में किसी को भनक तक नहीं थी कि काले शाही कपड़ों में लिपटी एक शख्सियत साक्षात हेल्स लॉर्ड क्लाउडी मून सिटी में कदम रख चुका है। उसके साथ ग्रे वुल्फ और शैडो वन भी थे और वे सीधे फैंग निवास की ओर बढ़ रहे थे। मुकुट अमावस्या। हेल लॉर्ड के उस शाही दबदबे और रौबदार व्यक्तित्व को देखकर शहर के लोग एक दूसरे को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे, न जाने यह महान हस्ती कहां से आए है। इस समय फैंग निवास के मुख्य द्वार के सामने का वातावरण बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। नी तेन के बगल में खड़े उस बूढ़े व्यक्ति से एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। वह दबाव इतना भयंकर था कि नग्न आंखों से देखा जा सकता था। वह एक तेज हवा की तलवार विंड ब्लेड में बदल गया और फैंग जियू और अन्य लोगों पर हमला कर दिया। खोपड़ी। जैसे ही उस बूढ़े की असली शक्ति सामने आई, फैंग जियू के पास खड़े चारों गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के चेहरे पीले पड़ गए। उनके शरीर थोड़े अकड़ गए और वे हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगे। वह शक्ति थी एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर की। फेयरफुल फेस टक्कर।
कल्टीवेशन साधना का पहला चरण कीयू कंडेंसेशन ची कंडेंसेशन होता है, जिसे स्पिरिट कल्टीवेटर कहते हैं। इसके बाद स्पिरिट मास्टर और ग्रेट स्पिरिट मास्टर आते हैं। अधिकांश कल्टीवेटर्स को 100 साल के भीतर फाउंडेशन फॉर्मेशन चरण में प्रवेश करना होता है, तभी उन्हें सच्चा अमर कल्टीवेटर इमॉर्टल कल्टीवेटर माना जाता है। तब उनकी उम्र बढ़कर 200 साल हो जाती है। इसके ऊपर का रैंक गोल्डन कोर होता है। जो लोग गोल्डन कोर में प्रवेश करने वाले होते हैं उन्हें आकाशीय बिजली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशंस के कहर को झेलना पड़ता है। हाई वोल्टेज ये गोल्डन कोर के दायरे में प्रवेश करने की एक घातक दहलीज है। यदि कोई सफल होता है तो वह गोल्डन कोर कल्टीवेटर बन जाता है। उसकी उम्र और 100 साल बढ़ जाती है। कहने की जरूरत नहीं कि उसकी शक्ति फाउंडेशन कल्टीवेटर से कहीं अधिक होती है। 100 लोगों में से मुश्किल से 1 या 2 ही गोल्डन कोर में प्रवेश करने में सफल होते हैं। हालांकि हर साल कई लोग कोशिश करते हैं और बिजली के प्रहार से मारे जाते हैं। रही बात नेसेंट सोल चरण की, तो वह 10,000 में से किसी एक के साथ होने जैसा है। ये गोल्डन कोर से भी ऊपर का रैंक है। नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स की उम्र 500 साल होती है। उनकी शक्ति खौफनाक होती है। कहा जाता है कि वे अपने हाथ के एक इशारे से एक छोटे देश को तबाह कर सकते हैं और अपनी उंगली के एक इशारे से किसी गोल्डन कोर कल्टीवेटर की जान ले सकते हैं। वे बिल्कुल डरावने होते हैं और लोगों की हड्डियों तक को कपा देते हैं। फायर यही कारण था कि उन चारों गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के चेहरे उतर गए, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से उम्मीद नहीं थी कि ग्रीन गैलप जैसे छठे ग्रेड के देश के पास ग्रीन गैलप क्राउन प्रिंस की सुरक्षा के लिए एक नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर पुराना राक्षस बुजुर्ग होगा। इससे सिर्फ यही अंदाजा लगाया जा सकता था कि ग्रीन गैलप के शासक के लिए ये राजकुमार कितना महत्वपूर्ण था। रास्ते से हट जाओ एंग्री पेपर। उस बूढ़े की उदास और डरावनी निगाहें उन चारों गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स पर टिकी थीं। जैसे ही उसने अपनी आस्तीन झटकी, एक जबरदस्त बल निकला और उन चारों को हवा में उड़ा दिया। पफ टपकता पसीना, उन चारों के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। जमीन पर गिरने के बाद उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर को किसी अदृश्य ताकत ने नीचे दबा दिया हो, मानो वे किसी विशाल चट्टान के नीचे कुचले जा रहे हों। एक हल्की सी हलचल भी दर्दनाक थी और चाहकर भी वे दोबारा खड़े नहीं हो पा रहे थे। मिस्ट्रेस मालकिन, आपको अभी निकलना होगा। यह एक नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर है। टायर्ड फोल्डेड हैंड्स। भले ही वे चारों गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी उन्हें फैंग जियू की चिंता थी, जो अभी भी वहां खड़ी थी। भले ही वह शक्तिशाली थी, लेकिन वह केवल गोल्डन कोर कल्टीवेटर से लड़ सकती थी। नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर उनसे एक रैंक ऊपर था, जिसकी शक्ति 10 गुना ज्यादा थी। अगर वह उसके हाथों में पड़ गई तो उन्हें याद आने लगा कि उस बूढ़े ने पहले उनकी मालकिन को अपाहिज करने का सुझाव दिया था। उनका दिल डर से बैठ गया। उन चारों की बात सुनकर फैंग निवास और गेंग निवास के लोगों के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर, वह बूढ़ा सच में एक नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर था। रश्ड फेस, सब खत्म हो गया। इस बार फैंग परिवार के लिए सच में सब खत्म हो गया। अगर ये गोल्डन कोर पीक होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन ये तो नेसेंट सोल है। गेंग परिवार के पुराने मुखिया पेट्रियार्क ने चेहरे पर चिंता के साथ बुदबुदाया। उन्हें डर था कि अगर वे अपनी जान की बाजी भी लगा दें, तो भी वे इन लोगों को उस बूढ़े राक्षस से नहीं बचा पाएंगे। इसी समय नीतेन बोला। उसकी खामोश और भेदने वाली निगाहें लाल रंग की पोशाक पहनी उस खूबसूरत महिला पर टिकी थीं। वो धीमी आवाज में बोला, स्त्री, तुम्हें शुरू से ही पता होना चाहिए था कि तुम्हारे पास कभी कोई विकल्प नहीं था। तुम हमेशा से मेरी ही औरत बनने के लिए बनी थी। स्मर्क अंगूठी फैंग जियू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और वो बोलने ही वाली थी कि तभी उसे एक गहरी, परिचित और चुंबकीय मैग्नेटिक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही उसे अपनी गिल्टी कॉन्शियंस का एहसास हुआ और उसके मन में तुरंत कहीं छिप जाने की तीव्र इच्छा हुई। फ्लश्ड दौड़ने वाला रनिंग डैश। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे ही नहीं पता कि मेरी औरत तुम्हारी है। अमावस्या फायर। जैसे ही यह आवाज गूंजी, हर किसी ने उस दिशा में मुड़कर देखा जहां से यह स्वर तैरता हुआ आया था। 100 मीटर के दायरे में खड़े तमाशबीनों ने पीछे मुड़कर उस आते हुए आदमी को देखा। वे सभी मन ही मन दंग रह गए, फिर भी वे खुद को उसे रास्ता देने से नहीं रोक सके। यह आदमी कौन था? उसकी औरत? क्या उसका मतलब फैंग परिवार की यंग मिस्ट से था? ये किस तरह का मोड़ था? क्वेश्चन मार्क। वे सभी उत्सुकता और आश्चर्य के साथ उस आदमी को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देख रहे थे।
इस क्षण वहां एक राजसी और दमनकारी दबाव, अप्रेसिव प्रेशर छा गया था। लोग सुध बुध खोकर स्थिर खड़े थे, हिलने या आवाज करने तक की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुकुट, वह आदमी अपना एक हाथ पीठ के पीछे रखकर चल रहा था। उसने शानदार काले रंग के शाही वस्त्र पहने थे जिन पर सूक्ष्म नक्काशी थी और उसकी कमर पर एक कीमती जेड बेल्ट बंधी थी। वह औसत आदमी से कहीं ज्यादा लंबा था और उसके व्यक्तित्व से एक दबंग अहंकार झलक रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने एक चांदी का मुखौटा, सिल्वर मास्क पहना हुआ था। उससे केवल उसकी सुडौल ठुड्डी और होंठ ही दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें गहरे समुद्र की तरह काली और रहस्यमयी थीं, जिनमें एक ऐसी ठंडक थी जिसे देखकर कोई भी अनजाने में ही कांप उठे। इस आदमी की उपस्थिति ने वहां मौजूद हर किसी को फीका कर दिया था। ये सिर्फ उसके शालीन व्यवहार की वजह से नहीं था, बल्कि उसके भीतर से निकलने वाली उस दबंग आभा, प्रेजेंस के कारण था, जिसे देखकर कोई भी एक नज़र में बता सकता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके वजूद को न तो नज़रअंदाज किया जा सकता था और न ही कमतर आंका जा सकता था। यहाँ तक कि उसके पीछे चल रहे दो आदमियों, ग्रे वोल्फ और शैडो वन की गति भी इतनी प्रभावशाली थी कि ग्रीन गैलप देश के लोग सतर्क हो गए। यहाँ तक कि उस नैसेंट सोल बूढ़े राक्षस ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ा दी और गहरे सोच में डूबी भौहों के साथ उस काले कपड़ों वाले आदमी का निरीक्षण करने लगा। वह उसकी साधना, कल्टीवेशन और शक्ति की थाह लेना चाहता था, पर वह जितना अधिक देखता उतना ही हैरान होता जाता। वह आदमी एक अथाह गड्ढे की तरह था जिसकी गहराई मापना नामुमकिन था। लहर, बूढ़े ने एक गहरी सांस ली, अपने विचारों को समेटा और फिर उस काले कपड़ों वाले आदमी के सामने झुककर पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? और फैंग परिवार की यंग मिस के साथ आपका क्या रिश्ता है? फोल्डेड हैंड्स। भले ही वह एक नैसेंट सोल मास्टर था, लेकिन जब उसका सामना एक ऐसे चरित्र से हुआ जिसकी शक्ति का अंदाजा न लगाया जा सके, तो वह बहुत अधिक अहंकारी नहीं बन सकता था। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि 9वें ग्रेड के एक छोटे से देश में ऐसा महान व्यक्तित्व प्रकट होगा, और वह भी मिस फैंग से परिचित होगा। उसकी औरत, क्या वह उसका प्रेमी था? दिल फायर। अगर फैंग जियू को पता चलता कि वह बूढ़ा क्या सोच रहा है, तो शायद उसे उल्टी आ जाती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हेल्स लॉर्ड ने यहाँ का रास्ता कैसे ढूंढ लिया। वह उसके सामने हमेशा गोस्ट डॉक्टर के भेष में रहती थी, हमेशा एक मर्द बनकर। फिर वह उसके घर का दरवाजा खटखटाने कैसे पहुंच गया? और उसकी औरत, ये क्या बकवास थी? वह उसकी औरत कब बन गई? अभी वह अंदर ही अंदर चिढ़ ही रही थी कि तभी उसने उसकी मधुर और चुंबकीय आवाज सुनी, जो किसी पुरानी शराब की तरह नशीली थी। स्त्री, तुम ही बताओ कि हमारा रिश्ता क्या है? वाइन स्मर्क। क्षण भर में सबकी निगाहें उस बीचों बीच खड़ी शानदार लाल आकृति फैंग जियू पर टिक गईं। हाँ, आखिर यंग मिस और इस नकाबपोश आदमी के बीच क्या रिश्ता था? यहाँ तक कि फैंग गार्ड्स भी अपनी मालकिन को जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। वे जानना चाहते थे कि इस दिव्य पुरुष के साथ उनका क्या संबंध है। ये देखकर कि हर किसी की निगाहें जिज्ञासा के साथ उसी पर टिकी थीं, फैंग जियू को लगा जैसे उसका सिर सुन्न हो रहा है। डिजी, अगर ये किसी और की निगाहें होती तो वह उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर देती, लेकिन हेल्स लॉर्ड की नजरें, उसकी गहरी आंखें उसे घूर रही थीं और उसने ऐसा सवाल पूछा था, भला उसने क्या उम्मीद की थी कि फैंग जियू क्या जवाब देगी? और वैसे भी उनका रिश्ता उतना संदिग्ध नहीं था जितना वह दिखा रहा था, है ना? सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इस समय उसने लड़की का भेष बना रखा था। वह बस अनजान बनने का नाटक कर सकती थी कि वह उसे नहीं जानती, आखिर वह उसका कर भी क्या सकता था। इसलिए उसने अपना सिर उठाया और अपनी आकर्षक आंखों से मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, माफ कीजिएगा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नर्तकी 1। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसे महसूस हुआ कि हवा में ठंडक कुछ डिग्री और बढ़ गई है। वह उन काली आंखों में झांक रही थी जो उसकी ओर से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। उसे थोड़ी दोषी, गिल्टी भावना महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को संभाला और मन ही मन कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे दोषी क्यों महसूस करना चाहिए? लुक ऑफ ट्रायम्फ। लिहाजा वो मुस्कुराती रही और उसकी ओर देखती रही। वह अपनी बात पर अड़ी रही। हेल लॉर्ड उसे घूरता रहा, उसके खूबसूरत चेहरे और मुस्कुराती आंखों को देख रहा था। उसने फैंग जियू की आंखों में छिपी हल्की सी घबराहट देख ली, पर कुछ कहा नहीं। अमावस्या, ये औरत हमारे रिश्ते को नकारना चाहती है। वह इतनी दूर से यहाँ तक आया था, क्या उसे लगा कि वह इतनी आसानी से उससे पल्ला झाड़ लेगी? उसने सोचा था कि इतनी लंबी यात्रा करके जब वह उससे मिलने आएगा, तो वह उसे देखकर हैरान और उत्साहित होगी।
इसके बजाय उसने अनजान होने का नाटक किया और उनके रिश्ते को साफ करने के लिए उतावली हो गई। उसका दिल बेहद भारी और दुखी अनहैप्पी हो गया। दिल टूटना फायर। उसी क्षण उसने फेंग जियू की ओर देखा और कहा, तुम मुझे नहीं जानती। जब तुम चुपके से मेरे घर की छत पर चढ़ी थी तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं जानती? जब तुमने मेरी गर्दन पकड़ रखी थी तब तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं जानती? जब तुम रात में मेरे साथ थी। हंसिया चांद। हा हा हा, हेल लॉर्ड, ये तो आप हैं बूढ़े व्यक्ति, ओल्ड मैन। टीयर्स ऑफ जॉय फोल्डेड हैंड्स। इससे पहले कि वह सबको उन बातों के बारे में आगे बताना जारी रखता, फेंग जियू ने तुरंत उसे टोक दिया। उसका रवैया 360 डिग्री बदल गया और वह मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करने लगी। हालांकि वह अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही थी। पाउटिंग क्रोध। साफ तौर पर चीजें वैसी नहीं थी जैसी वह कह रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकलने के बाद वे बातें इतनी ट्विस्टेड लग रही थी कि जो लोग नहीं जानते वे सोचेंगे कि वह कितनी कामुक लसिवियस है। उफ। हालांकि वह बहुत कामुक थी, लेकिन ये फैंग परिवार की मुखिया के रूप में उसकी छवि के लिए हानिकारक था, इसलिए इसे न कहना ही बेहतर था। ग्रे वुल्फ और शैडो वन ने अपने मालिक को प्रशंसा भरी नजरों से देखा। पता चला कि जब उनके मालिक बदमाशों की तरह खेल खेलते हैं तो वे किसी से कम नहीं होते। बस 2-3 वाक्यों में उन्होंने गोस्ट डॉक्टर को अपने साथ रिश्ता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। यह अद्भुत था। हरे ताली बजाने। इस समय बाकी सभी लोग फेंग जियू को अजीब और अविश्वसनीय नजरों से देख रहे थे। वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि फेंग परिवार की शालीन और सुंदर यंग मिस आधी रात को छत पर चढ़कर ताक झांक पीक करती थी। इसके अलावा उसने उस आदमी की गर्दन पकड़ ली और छोड़ा ही नहीं। क्या यह सच था? यह आदमी तो खतरनाक आभा छोड़ रहा था। वह ऐसा नहीं लगता था जिसके साथ घुलना मिलना आसान हो, फिर उसने उसकी गर्दन पकड़ने की हिम्मत कैसे की? क्या वे सच में एक दूसरे के इतने करीब थे? चुम्मा। हालांकि वे इस समय उस अधूरे वाक्य के बारे में अधिक जानने को उत्सुक थे जिसे उस काले कपड़ों वाले आदमी ने पूरा नहीं किया था। उसने रात में उसके साथ क्या किया था? साथ में शराब पी थी, साथ में नहाए थे, वाइन बाथटब। जब उन्होंने आखिरी 2 शब्दों के बारे में सोचा तो फेंग परिवार की यंग मिस के राज जानने की खुशी में सबके चेहरे चमक उठे। तभी तो उसने तीसरे राजकुमार मुरोग यीहुआन के साथ सगाई ठुकरा दी और ग्रीन गैलप देश के क्राउन प्रिंस की रखेल बनने से मना कर दिया, क्योंकि पता चला कि उसका तो पहले से ही कोई दिलरुबा स्वीटहार्ट था। दिल अंगूठी मुकुट। तमाशाबीनों ने एक बार फिर उस काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर देखा और उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में बेहद प्रभावशाली दिख रहा था। चाहे वह उसकी कद काठी हो या वह तराशा हुआ जबड़ा, उसे देखकर लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसकी तुलना किसी साधारण व्यक्ति से करना भी उनकी धृष्टता होगी। इसके अलावा उस व्यक्ति की दबंग आभा डोमिनाइनियरिंग ऑरा इतनी स्पष्ट थी कि उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उसका अंदाज इतना प्रभावशाली था कि ग्रीन गैलप देश के क्राउन प्रिंस नीतेन भी उसके सामने फीके लग रहे थे। भले ही वे इस व्यक्ति की पहचान नहीं जानते थे, लेकिन कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह समझ सकता था कि वह एक असाधारण पुरुष था। मुकुट। इस समय उस नसेंट सोल बूढ़े राक्षस के चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए थे। जब उसने देखा कि यंग मिस बड़े ही दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए उस आदमी के पास गई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फेयरफुल फेस। क्या उसने सही सुना? उसने उस आदमी को हेल्स लॉर्ड कहकर पुकारा। जहां तक वह जानता था केवल एक ही व्यक्ति था जिसे हेल लॉर्ड कहा जाता था, और वह था वह रहस्यमयी स्वामी जिसे ढूंढना नामुमकिन था। क्या ये वही हो सकता है? नीतेन का चेहरा भी इस समय काला और उदास पड़ गया था, खासकर जब उसने फेंग जियू को मुस्कुराते हुए उस काले कपड़े वाले आदमी की ओर बढ़ते देखा। उसकी मुस्कान में खुशी के साथ साथ हल्की सी शर्मिंदगी गिल्ट भी मिली हुई थी। ये सब देखकर नीतेन अपनी आस्तीन के नीचे मुठ्ठियां भींचने से खुद को नहीं रोक सका। लुक ऑफ ट्रायम्फ क्रोध। ग्रीन गैलप देश के क्राउन प्रिंस के रूप में स्वाभाविक रूप से उसने हेल्स पैलेस की शक्ति और हेल लॉर्ड के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के बारे में सुना था। लेकिन क्या ये वही आदमी था जो अभी उसके सामने खड़ा था? यह आदमी ऐसा लग रहा था मानो देवताओं के बीच से उतरा हो, और वह बेहद रहस्यमय था। वह इतने छोटे से साम्राज्य में क्यों प्रकट होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि यह हेल लॉर्ड वह न हो जिसके बारे में वह सोच रहा था? क्वेश्चन मार्क। दूसरी ओर हेल लॉर्ड ने उसे मुस्कुराते हुए अपना स्वागत करते देखा। आखिरकार उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई और उसकी गहरी आंखों में कोमलता और लाल इंडल्जेंस की झलक दिखाई दी।
इस क्षण उसका मन हुआ कि वो उसका सिर सहलाए, उसे अपनी बाहों में भरकर कसकर गले लगा ले। सबसे बढ़कर वो उन मोहक लाल होठों को गहराई से चूमना चाहता था। शायद तब वह अगली बार फिर से चुपचाप भागने की हिम्मत न करे। चुंबन का चिन्ह चमकता दिल। बेशक इतने सारे लोगों के सामने उसने अपनी इच्छाओं पर काबू रखा। एक बार जब वह ग्रीन गैलब देश के इन लोगों से निपट लेगा, तब वह इस औरत को अपना असली रूप दिखाएगा। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने उसे न पहचानने का नाटक किया। छोटा सा भूत वन। अरे हेल लॉर्ड, आप यहाँ इतनी दूर कैसे आ गए? बूढ़े व्यक्ति ओल्ड मैन, क्या आपको यहाँ कोई काम था? फैंग जियू ने उसके सामने खड़े होकर मुस्कुराहट बिखेरी। स्माइल। असल में वह उससे पूछना चाहती थी कि उसे उसके घर का पता कैसे चला। उसे कैसे पता चला कि वह एक लड़की है? वह 9वें ग्रेड के देश में क्यों आया? क्या वह एक व्यस्त आदमी नहीं था? उसका यह अचानक और ठंडा आगमन लोगों को डराकर मारने के लिए काफी था। बूढ़ा व्यक्ति। उसे बूढ़ा व्यक्ति ओल्ड मैन कहकर पुकारते सुनकर उसकी भौहें तन गईं और वह ठंडे स्वर में बोला, क्या ये लॉर्ड बहुत बूढ़ा है? हे, मैं तो बस सम्मान दे रही थी। वह अजीब तरह से मुस्कुराए और सोचने लगी कि उस पर गुस्सा करना इतना मुश्किल क्यों है। क्या इसलिए कि उसे उसकी शक्ति का नाजायज फायदा उठाने के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी? कोल्ड स्वेट स्माइल। हुन्फ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे ही दरवाजे पर तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है और तुम मेरा नाम लेने तक की हिम्मत नहीं कर रही हो। क्या मैंने तुम्हें अपनी जान पकड़ने, मेरा सहारा लेने की इजाजत बेकार में दी थी? फायर। उसने अपने लहजे को काबू में रखा क्योंकि वह बहुत ज्यादा भावनाएं जाहिर नहीं करना चाहता था। इसके विपरीत उसकी आवाज में लाचारी का एक गहरा एहसास था। फैंग जियू उसे हैरानी से देखने लगी। वह चाहता था कि वह उसका नाम इस्तेमाल करे, उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा का सहारा ले। क्या उसने गलत सुना था? उसे तो पता ही नहीं था कि उसने उसकी जान पकड़ी, उसका पल्ला पकड़ा है। वह कब उसका सहारा बन गया? वन। उसने अपने विचारों को समेटा और फिर उस नेसेंट सोल बूढ़ी की ओर अपनी पतली उंगली से इशारा करते हुए बड़े ही मासूम और दुखी अग्रीव्ड अंदाज में कहा, मैं उसे हरा नहीं सकती। उसने कहा कि वह मुझे अपाहिज कर देगा। टक्कर। जब फैंग गार्ड्स ने अपनी मालकिन को हेल्स लॉर्ड नरक के स्वामी नामक इस व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोते और शिकायत करते देखा, तो वे अपनी गर्दनें झुकाए बिना नहीं रह सके। सी नो ईवल। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी मालकिन का वह शांत और क्रूर रूप देखा था, जिसके कारण वे उनके इस मासूम और शिकायत भरे व्यवहार को पचा नहीं पा रहे थे। हालांकि उनकी आंखें कांच की तरह साफ थीं और वह बिल्कुल निर्दोष और बेबस दिख रही थी, लेकिन गार्ड्स अच्छी तरह जानते थे कि उनकी मालकिन हानि रहित तो बिल्कुल भी नहीं है। कोल्ड स्वेट स्माइल स्मर्क। जब हेल्स लॉर्ड ने उन्हें इतने व्यथित स्वर में शिकायत करते सुना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनकी निगाहें बर्फीली हो गईं और उनमें हत्या की एक लहर दौड़ गई। उन्होंने उस नेसेंट सोल बूढ़े राक्षस की ओर देखा और बेहद ठंडी आवाज में पूछा, ओह, तो ये तुम्हें अपाहिज बनाना चाहता है? फायर। हाँ। फैंग जियू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी शिकायत जारी रखी। उसे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि वह एक नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर है, वह मुझे डरा धमका सकता है। और वह ग्रीन गैलब का क्राउन प्रिंस। मुझे नहीं पता कि वह ये सब चीजें कहां से उठा लाया और उम्मीद कर रहा है कि मैं उसकी साइड कॉन्क्यूबाइन उपरखेल बनूंगी। साइड कॉन्क्यूबाइन। साफ शब्दों में कहूं तो ये सिर्फ एक रखेल है। मैं फैंग परिवार की बेटी हूं, मैं भला रखेल क्यों बनना चाहूंगी? मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। फिर भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे मुझे अपाहिज कर देंगे और मुझे ले जाकर कैद कर देंगे। न्याय की गुहार। उनकी बातें सुनने के बाद हेल्स लॉर्ड शांत थे। उनके पीछे खड़े ग्रे वुल्फ और शैडो वन ने नेसेंट सोल बूढ़े राक्षस और ग्रीन गैलब के क्राउन प्रिंस को घूरते हुए मन ही मन सोचा, हाँ, इन्होंने यंग मिस की पृष्ठभूमि बैकग्राउंड की जांच करने तक की जहमत नहीं उठाए और उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें अपनी रखेल बना लेंगे। वह खुद को समझता क्या है? घोस्ट डॉक्टर को रखेल बनाना। हाँ, केवल इनमें ही ऐसी हिम्मत हो सकती है। टीयर्स ऑफ जॉय। घोस्ट डॉक्टर ने तो हमारे प्रतिष्ठित मालिक तक को घास नहीं डाली। खांसते हुए। 6ठे दर्जे के देश के ये लोग वास्तव में उनके मालिक से उन्हें छीनने की हिम्मत कर रहे थे। उन्हें जबरदस्ती ले जाना, ये वाकई में एक सन की कल्पना थी। लेकिन उन्होंने जमीन पर उन लोगों को देखा जो तड़प रहे थे और बमुश्किल जीवित थे। ग्रीन गैलब के गार्ड्स इतने दर्द में थे कि वे चिल्ला भी नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि सामने का यह नज़ारा फैंग जियू की उन बातों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था कि
वे लोग उन्हें परेशान कर रहे थे क्योंकि उनके पास संख्या ज्यादा थी। ये देखने में ऐसा लग रहा था जैसे फेंग जियू ही उन्हें परेशान कर रही थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि फेंग जियू ने ग्रीन गैलप देश के ज्यादातर लोगों को पहले ही ठिकाने लगा दिया था और केवल वह नेसेंट सोल बूढ़ा और क्राउन प्रिंस ही थे जो उनकी चाल में नहीं फंसे थे। खोपड़ी। जैसे ही आसपास खड़े तमाशबीनों ने उनकी बातें सुनी, उनके चेहरे के भाव बदल गए और उनकी आंखें चमक उठीं। हेल्स लॉर्ड और उनके 2 अनुयायी अभी अभी पहुंचे थे, इसलिए उन्हें पता नहीं था, लेकिन बाकी सब ने शुरू से सब कुछ देखा था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ग्रीन गैलप देश के लोगों का पलड़ा भारी है, लेकिन जमीन पर पड़े घायलों को देखकर यह साफ था कि फेंग परिवार का कोई भी सदस्य घायल नहीं हुआ था। इसके विपरीत ग्रीन गैलप के गार्ड्स और जनरल फेंग परिवार की उस मासूम दिखने वाली यंग मिस के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। मुखौटा। इसके अलावा जिस क्षण से वह अपने निवास से बाहर निकली थी, यहां तक कि जब उन्हें एहसास हुआ कि वह बूढ़ा एक नेसेंट सोल मास्टर है, तब भी उनके चेहरे पर डर या घबराहट का एक भी निशान नहीं था। इसके विपरीत जब वह काले कपड़े वाला आदमी हेल्स लॉर्ड प्रकट हुआ, तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह वापस भागकर फेंग निवास में छिप जाना चाहती हो। रनिंग डैश। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन जैसा कि बाद में उस काले कपड़े वाले व्यक्ति ने बताया, ऐसा लग रहा था कि यंग मिस चोरी छिपे बाहर जाती थी और उनके साथ संबंध विकसित कर लिए थे, इसलिए वह उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आए थे। हालांकि यंग मिस ने उनसे शिकायत क्यों की? क्या वह काले कपड़े वाला व्यक्ति उनके लिए उस नेसेंट सोल और मॉन्स्टर से लड़ेगा? अभी वे गहरे विचारों में डूबे ही थे कि उनके सामने जो दृश्य सामने आया, उसने उन सभी को स्तब्ध कर दिया। फेयरफुल फेस टक्कर। हाई वोल्टेज पिशाच। यंग मिस फेंग जियू की बातें सुनने के बाद उस काले लबादे वाले आदमी हेल्स लॉर्ड के चेहरे पर एक ठंडी और जानलेवा मुस्कान उभरी। हालांकि ये किसी भी कोण से मुस्कान जैसी नहीं लग रही थी। जब उनकी मर्मभेदी निगाहें फेंग जियू से हटकर दूसरी ओर मुड़ी, तो उनकी काली आंखों में भरी मौत की ठंडी लहर ने वहां मौजूद हर शख्स को थरथरा दिया। खोपड़ी। वे तुम्हें परेशान कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गुस्सा शांत करने में तुम्हारी मदद करूंगा। उस आदमी ने ये शब्द इतने हल्के फुल्के और लाड़ प्यार भरे लहजे में कहे जैसे कोई बड़ी बात न हो। लेकिन अगले ही पल वह व्यक्ति किसी शैतान डेमन की तरह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके बगल से हवा का एक जोरदार झोंका बवंडर की तरह उठा। रनिंग डैश। उस नेसेंट सोल बूढ़े राक्षस ने पहले ही सावधानी बरतनी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि यह काला लबादा ओढ़े व्यक्ति उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब उन आंखों ने उसे घूरा तो उसे अपनी जान पर संकट महसूस हुआ। हालांकि सामने वाला व्यक्ति जवान दिख रहा था, लेकिन अमर साधकों इमॉर्टल कल्टिवेटर्स की दुनिया में, जिसकी साधना का स्तर जितना ऊंचा होता है, वह अपनी युवावस्था को उतना ही लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होता है। वह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे डर था कि कहीं ये काले कपड़ों वाला आदमी सैकड़ों सालों से साधना कर रहा कोई बूढ़ा राक्षस न हो। रस्ट फेस पिशाच। जब वह जानलेवा और ठंडी ऊर्जा वाला व्यक्ति उसकी ओर आया, तो उस बूढ़े की पहली वृत्ति इंस्टिंक्ट खुद को बचाने और दूर भागने की थी। लेकिन दूसरे व्यक्ति की गति इतनी तीव्र थी कि वह पलक झपकते ही उसके बिल्कुल करीब आ गया। एक शक्तिशाली दबाव प्रेशर ने उसे ऐसे घेर लिया जैसे माउंट टाइक का बोझ उस पर लाद दिया गया हो, जिससे उसका पूरा शरीर तुरंत अकड़ गया और लकवाग्रस्त जैसा हो गया। नो एंट्री साइन। उसकी आंखें सदमे से फटी की फटी रह गईं। वह अपने सामने खड़े उस काले लबादे वाले आदमी को बेहद डर के साथ देख रहा था। वह रहम की भीख मांगने ही वाला था कि उसने देखा कि उस आदमी ने बिजली की तेजी से हरकत की और उसका जबड़ा चिन्ह अपनी जगह से खिसका दिया। उसके होश उड़ गए और वह असहनीय दर्द में डूब गया। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ है, उसने महसूस किया कि उसके शरीर की सारी हड्डियां टुकड़ों टुकड़ों में टूट रही हैं। एक पल के लिए हड्डियों के चटकने की आवाजें गूंज उठी। टक्कर स्पीकर आहे। उसका जबड़ा टूट चुका था, इसलिए वह केवल एक अस्पष्ट और तड़प भरी आवाज ही निकाल सका। उसकी हड्डियों के चकनाचूर होने का दर्द उसके शरीर और उसकी आत्मा दोनों में फैल गया। शरीर के हर हिस्से पर पड़ने वाला दबाव उसे तड़पा रहा था। हर टूटती हड्डी उसे मौत जैसा कड़वा दर्द चखा रही थी। टायर्ड कलंक। इस काले लबादे वाले आदमी में उसे चंद सेकंडों में मारने की क्षमता थी, लेकिन वह चाहता था कि वह तड़प तड़प कर और अत्यंत दुख में मरे। स्माइल विद हॉर्न्स फायर। इस क्षण उसे मौत की एक अभूतपूर्व आहट महसूस हुई। ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा उस काले लबादे वाले आदमी से निकल रही थी और उसे पूरी तरह से जकड़े हुए थी। यह एक भयानक घातक आभा मर्डरस ऑर्डर में बदल गई थी। इस समय वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह यहां से नहीं भागा तो वह यहीं मर जाएगा।
उसकी सैकड़ों वर्षों की साधना उसकी मृत्यु के साथ राख में मिल जाएगी। वह इस दुनिया से मिट जाएगा। फेयरफुल फेस खो पड़ी। भागो, बस यहाँ से भागो। उसे अपनी जान बचाकर भागना ही था, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसकी आत्मा में व्याप्त भय और आतंक ने उसे अपने नेसेंट सोल शरीर का बलिदान देने के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। नेसेंट सोल साधकों द्वारा विकसित एक आध्यात्मिक शरीर होता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो संकट के समय जीवित रह सकता है। यह इन साधकों का सार एसेंस है। भले ही यह असली शरीर नष्ट हो जाए, जब तक उसका नेसेंट सोल सुरक्षित है, वह फिर से मानव रूप धारण कर सकता है। वन भूत। हालांकि नेसेंट सोल का बलिदान एक आखिरी और हताश विकल्प होता है, क्योंकि जिस आत्मा का बलिदान दिया जाता है उसके पास हमला करने की शक्ति नहीं होती और वह इतनी कमजोर होती है कि किसी को मार भी नहीं सकती। कोई भी साधक अपने नेसेंट सोल को तब तक दांव पर नहीं लगाता जब तक कि कोई दूसरा रास्ता न बचा हो। आसपास खड़े लोग इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए। उन्होंने केवल इतना देखा कि वह शक्तिशाली नेसेंट सोल साधक उस काले लबादे वाले आदमी के हाथों में बिना किसी प्रतिरोध के एक कचरे के ढेर में बदल गया था। लिटर बॉक्स साइन एस्टोनिश्ड फेस ... हड्डियों के टूटने की आवाज ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने सोचा कि यह कितना भयानक था। इस दृश्य में न तो कोई भीषण लड़ाई हुई और न ही कोई खून खराबा, लेकिन इसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फेयरफुल फेस। उसी पल हर कोई ये देखकर सुन्न रह गया कि उस नेसेंट सोल बूढ़े राक्षस के दांतियांत डैंशन ऊर्जा केंद्र से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गुच्छा बंडल ऑफ स्पिरिट एनर्जी बाहर निकला। डिजी हाई वोल्टेज, तबाही और शक्ति का असली प्रदर्शन अभी बाकी है। फायर राक्षस। वह आध्यात्मिक ऊर्जा का गुच्छा बंडल किसी चीज से बहुत बुरी तरह डरा हुआ लग रहा था। वह घबराहट और आतंक में फंसे होने की तरह बाहर निकला। जब वह गुच्छा इधर उधर लुढ़कने लगा तो लोग डर के मारे उछल पड़े। फेयरफुल फेस टक्कर। इसका कारण ये था कि उस गुच्छे का एक चेहरा था। वह चेहरा कुछ हद तक उस नेसेंट सोल बूढ़े राक्षस जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि असली राक्षस का चेहरा झुर्रियों वाला और बूढ़ा था, जबकि जो चीज बाहर लुढ़की थी वह एक नवजात शिशु की तरह लग रही थी। वह नेसेंट सोल ओल्ड मॉन्स्टर का एक छोटा संस्करण, मिनिएचर वर्जन लग रहा था, जिसके हाथ और पैर भी थे, लेकिन शरीर मुट्ठी से थोड़ा ही बड़ा था। उसका पूरा शरीर चिकना और फिसलन भरा था, जिसे आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिट एनर्जी सुरक्षा दे रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए अपने अंगों का इस्तेमाल करते हुए खुद को आगे की ओर फेंक रहा था। रनिंग डैश 1। वह उसकी नेसेंट सोल है। कोई घबराहट में चिल्लाया। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसी कोई चीज देखी थी। आखिरकार उनके इस छोटे से 9वें दर्जे 9th ग्रेड के देश में गोल्डन कोर साधक भी दुर्लभ थे। नेसेंट सोल साधकों की तो बात ही छोड़िए। उन्होंने अतीत में सुना था कि नेसेंट सोल साधकों की एकाग्र आत्मा एक शिशु का रूप लेकर उनके दांतियांत डैंशन में निवास करती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज वह दिन होगा जब वे इसे हकीकत में देखेंगे। टेलीस्कोप। जैसे ही उसकी नेसेंट सोल बाहर उड़ी, उस बूढ़े राक्षस का असली शरीर बेजान होकर नीचे गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट चुकी थीं। यह नजारा देखकर नी टैंक का चेहरा मौत जैसा सफेद पड़ गया। वह उस काले लबादे वाले आदमी हेल्स लॉर्ड को देखता रहा और वहीं सुन्न होकर खड़ा रह गया। फेयरफुल। इसका कारण उनकी ताकत के बीच का भारी अंतर था। उस काले लबादे वाले आदमी के सामने उसे अपनी पहली चाल चलने तक का मौका नहीं मिला। अगर वह आदमी सिर्फ अपने शरीर की शक्ति ही छोड़ देता तो नियतेन घुटनों पर आ जाता। नियतेन ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद गोल्डन कोर साधक जो अब तक टिके हुए थे, अचानक दहशत में पीछे हट गए। वे वहां मौजूद नियतेन की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। अन्यथा वे अपनी जान बचाने के लिए कब के भाग चुके होते। रनिंग डैश। हेल्स लॉर्ड ने घबराहट में भागती हुई उस नेसेंट सोल पर एक नजर डाली। उन्होंने अपनी आस्तीन झटकी और ठंडी आवाज में हुंकार भरी। उनके हाथों ने नेसेंट सोल को मारने के लिए हवा की एक धारा बनाई। तभी एक तेज दहाड़ के साथ एक बर्फ जैसी सफेद आकृतिक फिगर वहां से निकली। वह चिल्लाती हुई नेसेंट सोल को काटने के लिए झपटी और उसे पूरा का पूरा अपने पेट में निगल लिया। यमी फेस। हर कोई इस नज़ारे को हक्का बक्का होकर देखता रह गया। उन्होंने सोचा था कि नेसेंट सोल या तो भाग जाएगी या काले लबादे वाले आदमी द्वारा मार दी जाएगी। किसने सोचा था कि उसे एक बर्फ जैसी सफेद गेंद जैसे छोटे पालतू जानवर पेट द्वारा निगल लिया जाएगा। सॉकर बॉल। शायद ये दृश्य बहुत ही अविश्वसनीय था।
हर कोई काफी देर तक देखता रहा। उनका होश तब तक वापस नहीं आया जब तक कि वह छोटा पालतू जानवर, जिसने हवा में ही नेसेंट सोल को निगला था, स्थिरता से जमीन पर नहीं पहुंच गया। उस छोटे पालतू जानवर ने फिर डकार बेल्च ली, पूरे शरीर को झटका दिया और आंखों के सामने दिखने वाली रफ्तार से बड़ा होने लगा। अपवर्ड ट्रेंड ऊपर, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना। मूल रूप से वह एक छोटी गेंद जैसा पालतू जानवर था, लेकिन कुछ ही पलों में वह एक शेर से भी बड़े जानवर बीस्ट में बदल गया था। उसका बर्फ जैसा सफेद फर भी लंबा हो गया और उसके किनारों पर लटकने लगा। वह अब और भी ज्यादा रोएंदार और विशाल लग रहा था। उसके माथे पर एक बीस्ट मार्क चमक रहा था जो बहुत ही आकर्षक था। 1 रॉ क्लाउड डेवाउरिंग बीस्ट ने आलस में अपनी कमर सीधी की। उसने एक धीमी दहाड़ मारी और अपना पेट भर लिया। उसने अपनी जीभ बाहर निकालकर अपने मुंह के कोनों को चाटा। उसने बड़ी शालीनता से अपना एक पंजा उठाकर अपने मुंह के कोने पोंछे। उसकी क्रूर आंखों की एक जोड़ी ने आसपास के लोगों पर नजर डाली। जब उसकी नजर हेल्स लॉर्ड पर पड़ी तो वह डर के मारे थोड़ा कतरा गया। एक धीमी गुर्राहट के साथ उसने अपनी पूंछ झटकी और धीरे धीरे चलकर फैंग जियू के पास वापस आ गया। फिर वह आलस से जमीन पर लेट गया, पंजा स्लीपिंग। जैसे ही वह लेटा, उसके माथे पर प्रकाश की एक किरण चमकी और उसका विशाल शरीर तुरंत सिकुड़कर एक प्यारा और मासूम छोटा पालतू जानवर बन गया। उसका वो पहले वाला क्रूर और डरावना विशाल रूप अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। कुत्ते का चेहरा, 1 चमकता दिल। जब फैंग जियू ने यह नजारा देखा तो वह अपना थूक निगले बिना नहीं रह सकी। वह अपनी चमकती आंखों से अपने पीछे लेटे हुए लिटिल बॉल्ट नन्हे क्लाउड डेविंग बीस्ट को घूरती रही। यह इतना अजीब था कि उसे पता ही नहीं था कि यह छोटी सी चीज इतना भयानक जानवर है। जब उसने अभी उस नेसेंट सोल को निगला तो उसके बीस्ट मार्क पशु चिन्ह में बदलाव आया था। 1 एस्टोनिश्ड फेस। क्या इसका स्तर बढ़ गया, एडवांस था। वह जानती थी कि लिटिल बॉल कोई साधारण पालतू जानवर नहीं है, लेकिन उसने पहले इसमें कोई बदलाव नहीं देखा था। लेकिन जो बीस्ट मार्क अभी दिखाई दिया था उसके अनुसार ऐसा लग रहा था कि वह एक पवित्र जानवर, सेक्रेड बीस्ट से दिव्य जानवर, डिवाइन बीस्ट के स्तर पर पहुंच गया है। पंजा मनी अपवर्ड ट्रेंड। हेल्स लॉर्ड ने फैंग जियू के पीछे लेटे हुए क्लाउड डेविंग बीस्ट पर एक नजर डाली। फिर उनकी निगाहें वहां मौजूद 7-8 गोल्डन कोर्ट साधकों पर घूमी। उन्हें डर के मारे पीछे हटते देख उन्होंने अपनी आंखें ग्रीन गैलप कंट्री के क्राउन प्रिंस नियतेन पर टिका दी। राक्षस फायर। काले कपड़ों वाला अधेड़ उम्र का साधक ये देखकर आतंकित हो गया, लेकिन फिर भी वह नियतेन के सामने सुरक्षा के लिए खड़ा रहा। जैसे ही हेल्स लॉर्ड की निगाहें उन पर पड़ी, उन्होंने अपनी आस्तीन के एक झटके से हवा का एक शक्तिशाली प्रवाह उनकी ओर भेजा, जिसने उन्हें दसियों मीटर दूर फेंक दिया। रनिंग डैश टक्कर। एक गहरी और राजसी दबदबे वाली आवाज धीरे से गूंजी। सन ग्लोरी किंगडम से दफा हो जाओ। अगर तुमने दोबारा यह अपराध करने की हिम्मत की तो यह लॉर्ड तुम्हारे पूरे ग्रीन गैलप देश का नामोनिशान मिटा देगा। मुकुट नो एंट्री साइन खो पड़ी। नियतेन जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून का एक फव्वारा निकला। उसने अपने होंठ भींचे और बिना कुछ कहे उसे घूरता रहा। एंग्री। ये सुनकर गंभीर रूप से घायल काले कपड़ों वाले अधेड़ उम्र के साधक ने तुरंत धन्यवाद देने के लिए माथा टेका। काउटाओ, हमें न मारने की आपकी दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेल्स लॉर्ड। मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। फोल्डेड हैंड्स। जब उसने देखा कि नेसेंट सोल वाले बूढ़े राक्षस को जिंदा ही तबाह कर दिया गया, तो वह इस बात से डर गया था कि उसके मालिक नियतेन को भी मार दिया जाएगा। अगर हेल्स लॉर्ड का वास्तव में मारने का इरादा होता तो उसे डर था कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वे राजकुमार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सौभाग्य से उनका हमला जानलेवा नहीं था, अन्यथा उनमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाता। तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसे खाली क्यों घूर रहे हो? चलो यहां से। उस साधक ने नियतेन को ऊपर उठाया। उसने जमीन पर पड़े लोगों और कई गोल्डन कोर साधकों पर जोर से चिल्लाया। वे जल्दी से अपने एयरशिप, हवाई जहाज, विमान की ओर चल दिए। रनिंग डैश। जब वे आए थे तब वे बहुत दबंग और अहंकारी थे, और जब वे गए तो वे घबराहट की बेहद बुरी स्थिति में थे। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें आखिरी व्यक्ति तक मार न दिया जाए। फेयरफुल। तमाशबीनों की भीड़ ने ग्रीन गैलप देश के लोगों को जल्दी से जाते हुए देखा। न जाने कौन जोर से चिल्लाया और जश्न मनाया। फिर पूरा नजारा फिर से शोर शराबे से भर गया। अंतर यह था कि इस बार ये लोगों की हंसी और जमीन पर उनके पैर पटकने की आवाज थी। ओपन माउथ स्माइल, जश्न, ताली बजाने।
हंसी मजाक के बीच हेल्स लॉर्ड उस चकाचौंध कर देने वाली आकृति फैंग जियू को देखने के लिए मुड़े। ये पहली बार था जब उन्होंने उसे महिलाओं के कपड़ों में देखा था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे अनगिनत बार देख चुके हों। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में उसे चित्रित किया था, जो उन्हें मंत्रमुग्ध कर रहा था और खुद पर काबू पाने में असमर्थ बना रहा था। स्माइलिंग फेस चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया 1। उन्होंने अपनी नज़र उस पर टिका दी। उनकी काली आंखों की गहराई में केवल वही थी। उन्हें याद आया कि कैसे उसकी आंखों ने उन पर अपनी निर्भरता जताई थी और जिस तरह से वह अपनी शिकायत कर रही थी। उनका दिल पानी की तरह पिघलने से नहीं रुक सका, यह अथाह रूप से कोमल हो गया था। दिल, जब उनकी आंखों के भाव और भी नर्म हो गए तो वह उसकी ओर बढ़े। उन्होंने सोचा था कि वह खुशी से उनकी बाहों में कूद जाएगी और उनकी कमर को कसकर पकड़ लेगी। वह अपनी बाहों में उस खूबसूरत छोटे चेहरे को ऊपर उठाएगी और उन चालाक और आकर्षक आंखों से उन्हें प्रशंसा के साथ निहारेगी। उन्होंने सहज रूप से उसका स्वागत करने के लिए अपनी बाहें थोड़ी खोली। परिक्रमा करते दिल, हालांकि अगले ही पल उन्होंने देखा कि एक फैंग गार्ड ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। उनकी ओर एक शब्द कहे बिना या एक नजर डाले बिना वो हवेली एस्टेट की ओर दौड़ पड़ी और उन्हें वहीं अकेला छोड़ दिया। रनिंग डैश पेडेस्ट्रियन वह एकदम स्थिर खड़े रह गए। उनके पतले होंठ मजबूती से भींचे हुए थे। उनकी आंखें गंभीरता से फैंग हवेली के गेट पर टिकी थी। मोया स्टैचू क्रोध नो माउथ फेस। क्रोध पिशाच। उनके हेल्स लॉर्ड के दिल में एक अवर्णनीय गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। भला एक इतनी असंवेदनशील औरत सिर्फ इसलिए खुशी खुशी उनकी बाहों में कैसे कूद सकती थी कि उन्होंने उसकी मदद की थी, और वह उनकी बाहों में सिमटकर उनकी कमर पकड़कर प्रशंसा भरी नजरों से उन्हें ऊपर कैसे देख सकती थी। ये औरत न केवल रोमांटिक रूप से पूरी तरह कोरी असंवेदनशील थी, बल्कि बहुत ही चिढ़ाने वाली भी थी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें उससे प्यार हुआ ही क्यों। वह खास तौर पर उसे पाने के लिए इतनी दूर से आए थे। जब वह आखिरकार यहां पहुंचे तो उसने उन्हें आमने सामने मिलने तक का मौका नहीं दिया, और अब उसने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अकेले घर के अंदर जाकर उन्हें बाहर ही छोड़ दिया। वह जितना इसके बारे में सोचते, उनका गुस्सा और चिड़चिड़ापन उतना ही बढ़ता जाता। ज्वालामुखी फायर। उनके पास खड़े ग्रे वुल्फ और शैडो ने देखा कि उनके मालिक के शरीर की जानलेवा ऊर्जा और भी ठंडी होती जा रही थी। वे अपने हाथों को रगड़ने और एक कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सके। दोनों ने अपने मालिक की अभी की हालत और उनके अरमानों को देखा, और फिर घोस्ट डॉक्टर फैंग जियू का बिना एक नजर डाले तेजी से हवेली के अंदर जाने का अंदाज भी देखा। उन्होंने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। प्यार के मामले में जो पहले प्यार में पड़ता है वही सबसे पहले हारता है। दिल टूटना। जाहिर है उनके मालिक ही थे जो पहले प्यार में पड़े थे, घोस्ट डॉक्टर नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसे उनके मालिक की कोई परवाह ही नहीं थी। उनके मालिक ने अपनी दुल्हन को पाने के लिए जो रास्ता चुना था वह इतना लंबा था कि मानो कभी खत्म ही नहीं होगा। तौबा, उसे देखते देखते ही इन दोनों के पसीने छूट रहे थे। रस्ट फेस टपकता पसीना। जाओ, शैडो ने ग्रे वुल्फ को कोहनी मारी और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। ग्रे वुल्फ ने उसे घूर कर देखा और नाखुशी से कहा, तुम क्यों नहीं जाते? जिसकी भी आंखें हैं वह देख सकता है कि मालिक का मूड कितना खराब है। क्या तुम चाहते हो कि मुझे बाहर फेंक दिया जाए? अनअम्यूज्ड मुड थी। ये देख शैडो ने उसे तिरछी नजर से देखा और मन ही मन सोचा कि यह तिरस्कृत भेड़िया ग्रे वुल्फ चालाक हो गया है। हल्का सा खांसते हुए उसने अपनी आवाज धीमी की और कहा, मालिक का मूड शायद इसलिए खराब है क्योंकि घोस्ट डॉक्टर अपनी हवेली में वापस जाते समय उन्हें साथ ले जाना भूल गई। ऊपर जाओ और मालिक से कहो कि शायद घर में कुछ हुआ है, वरना घोस्ट डॉक्टर इतनी हड़बड़ी में नहीं दिखती। इस तरह मालिक तुम्हें बाहर नहीं फेंकेंगे। बल्ब। ये सुनकर ग्रे वुल्फ ने एक पल सोचा, अपनी ठुड्डी खुजलाए और सहमत हो गया। ये तर्कसंगत लगता है। इस प्रकार शैडो के प्रोत्साहन के साथ ग्रे वुल्फ ने अपनी हिम्मत जुटाए और हेल्स लॉर्ड के पास आया। मालिक, क्यों ना हम अंदर चलें? अभी यंग मिस फैंग का चेहरा देखकर ऐसा लगा जैसे हवेली में कुछ हुआ है। रस्ट फेस जापानी महल। हेल्स लॉर्ड ने अपना सिर घुमाया और उसे एक नजर देखा। उनके होंठ बिना कुछ बोले भिंचे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रे वुल्फ की बात सुनी। उन्हें अभी भी उसके द्वारा भुला दिए जाने पर बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उन्होंने ठंडी हुकार भरी। ये लॉर्ड थक गया है। क्रोध। ग्रे वुल्फ एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। हेल्स लॉर्ड का इससे क्या मतलब था? क्या वे अंदर जाकर देखने वाले थे या नहीं?
जब वह ये सुझाव देने ही वाला था कि मालिक को आराम करने के लिए फैंग निवास के अंदर जाना चाहिए, तभी उसे शैडो की आवाज सुनाई दी। चूंकि मालिक थक गए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि फैंग निवास में अस्थायी रूप से आराम कर लिया जाए। कूल ठीक है का चिन्ह। ग्रे वुल्फ ने आदरणीय शैडो की ओर देखा और सोचा कि यह आदमी फायदा उठाने का कितना आदी है। वाकई अगर वह इतना चौकस नहीं होता तो वह अपनी पहली रैंक कैसे बचाता और साल भर मालिक के साथ कैसे रहता। इसलिए हेल्स लॉर्ड ने उनके सुझाव को मान लिया। हेल्स लॉर्ड शांत और गंभीर दिखते हुए और अपने होठों को सिकोड़े हुए फैंग निवास की ओर चल दिए। जापानी महल। फैंग हवेली के गेट पर मौजूद गार्डों ने उन्हें नहीं रोका क्योंकि यह व्यक्ति उनकी मालकिन से परिचित लग रहा था। चूंकि वह दुश्मन नहीं था, इसलिए वह उनका मेहमान था। जैसे ही फैंग जियू, हेल्स लॉर्ड और अन्य लोग हवेली में दाखिल हुए, बाहर के फैंग गार्डों ने जल्दी से उस जगह को साफ कर दिया जहां लड़ाई हुई थी। उन्होंने खजाने के उन 10 बक्सों को भी हवेली के अंदर ले जाने का आदेश दिया। वे बक्से युद्ध की ट्रॉफी, जीत का इनाम माने गए। मनी बैग उपहार 1। फैंग हवेली में प्रवेश करते समय हेल्स लॉर्ड रुके और चारों ओर देखा। फिर वे धीरे से बड़बड़ाए, उसका आंगन कोर्टयार्ड कहाँ है? घर। तभी अंदर आई लेन शुआंग ने उन पर एक सरसरी नजर डाली और प्रस्ताव दिया, मैं आपको आराम करने के लिए मेहमान कक्ष गेस्ट रूम में ले जा सकती हूँ। महिला लेवल। ये लॉर्ड उसके आंगन कोर्टयार्ड के बारे में पूछ रहा था। हेल्स लॉर्ड ने बेहद धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा और उनकी निगाहें लेन शुआंग को गुस्से से घूर रही थीं। राक्षस क्रोध। जैसे ही लेन शुआंग कुछ बोलने वाली थी, लुओ यू ने उन्हें एक तरफ खींच लिया। फिर वह मुस्कुराया और हेल्स लॉर्ड से बोला, मैं एक नज़र में ही जान गया था कि आपका हमारी मालकिन के साथ एक असाधारण रिश्ता है। दूसरे लोग उनके आंगन में नहीं जा सकते, लेकिन महामहिम जा सकते हैं। मुझे रास्ता दिखाने दें। ये कहते हुए उसने सम्मानपूर्वक इशारा किया और उन्हें फैंग जियू के निजी आंगन की ओर ले गया। जापानी महल। हेल्स लॉर्ड, ग्रे वुल्फ और शैडो के साथ आगे बढ़े। वे दोनों लुओ यू को हैरानी से देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह आदमी कितनी जल्दी परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। अपने मालिक की ताकत और दबंग स्वभाव को जानते हुए, अगर उन्होंने कहा था कि वे घोस्ट डॉक्टर के आंगन में जाना चाहते हैं, तो उन्हें जाना ही था। वह पहले से ही खराब मूड में थे। भला किसकी हिम्मत थी कि उनका रास्ता रोके? जो भी ऐसा करता उस पर निश्चित रूप से कयामत आ जाती। रस्ट फेस टक्कर। उन्हें फैंग जियू के आंगन तक पहुंचाने के बाद लुओ यू वहां से चला गया। ग्रे वुल्फ और शैडो आंगन में इधर उधर घूमने लगे, उसकी खूबसूरती और एकांत को निहारने लगे, जबकि हेल्स लॉर्ड ने दरवाजा धक्का देकर खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गए। दूसरी ओर फैंग जियू तेजी से अपने पिता के आंगन की ओर बढ़ी। वहां पहुंचते ही उन्हें हवा में खून की हल्की गंध महसूस हुई। उनकी आंखें ठंडी हो गईं और उन्होंने पूछा, कौन घायल हुआ है? एंग्री, मिस, आप निश्चिंत रहें। मास्टर बिल्कुल ठीक हैं। लुओ यू के गुरु ने उन्हें आते देखा और उनकी चिंता दूर करने के लिए तेजी से आगे बढ़े। फैंग जियू की नजरें आंगन में मौजूद लोगों पर घूमी। जब उन्होंने देखा कि 8 लोगों में से एक गायब है, तो उन्होंने पूछा, अंकल क्यूई कहाँ है? वह क्यूई कांग के गुरु थे। जब भी वह अपने पिता के प्रति वफादार इन 8 योद्धाओं से मिलती थी, तो उन्हें हमेशा अंकल कहकर सम्मानपूर्वक संबोधित करती थी। वह कमरे के अंदर हैं। लिंग हुआ ओल्ड क्यूई को दवा लगाने में मदद कर रहा है। ये सुनकर उन्होंने सिर हिलाया और तेजी से कमरे के अंदर कदम रखे। जैसे ही वह अंदर पहुंची, खून की तीखी गंध उनके नथुनों से टकराए। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब उन्होंने देखा कि उनके पिता घाव पर पट्टी बांधने में मदद के लिए पास में ही खड़े हैं, तो उन्हें राहत मिली। फिर उन्होंने क्यूई कांग के गुरु की ओर देखा, जिनका चेहरा पीला पड़ गया था और बहुत ज्यादा खून बह चुका था। रस्ट फेस, लिटिल जियू, तुम आ गईं। इसे देखो, ये बहुत बुरी तरह घायल है। फैंग जियो ने फौरन कहा और उसे आगे आने दिया। कोई बात नहीं, मैं मरूंगा नहीं। आप चिंता न करें, मिस। क्यूई कांग के गुरु मुस्कुराए, लेकिन उनका पीला चेहरा झूठ नहीं बोल पा रहा था। स्माइल। ये देखकर फैंग जियो ने उन्हें खाने के लिए एक औषधीय गोली मेडिसिनल पिल दी और फिर उनके घाव का इलाज किया। पट्टी बांधने के बाद उन्होंने कहा, अंकल क्यूई, आपकी चोटें हल्की नहीं हैं। आपने बहुत खून खो दिया है। आपको कई दिनों तक अपने शरीर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। गोली। उन्होंने शांत आवाज में आदेश दिया, लिंग हुआ, अंकल क्यूई को वापस आराम करने के लिए ले जाओ और क्यूई कांग को उनकी देखभाल करने दो। जी। लिंग हुआ ने बात मानी और क्यूई कांग के गुरु को आंगन से बाहर ले जाने में मदद की। पिताजी, आप निश्चिंत रह सकते हैं।
बाहर सब कुछ सुलझ गया है, फेंग जियू ने कहा और जाने का इरादा किया। ये देखते हुए कि उसने अपने आंगन में हुए हमले एम्बुश का मुद्दा नहीं उठाया, फेंग जियो ने धीरे से आह भरी और पूछा, लिटिल जियू तुम क्या करना चाहती हो? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुरोंगबो राजा फेंग परिवार से निपटने और लोगों को अगवा करने के लिए ग्रीन गैलब देश के लोगों का फायदा उठाएगा। अगर आंगन की रखवाली करने वाले वे 8 युद्ध कला विशेषज्ञ नहीं होते तो उन्हें डर था कि पिशाच फायर सिर्फ इस एक बार, चूंकि वह हार मानने वाला नहीं है तो मैं भी अब उसके प्रति दयालु नहीं रहूंगी। उसकी आंखें बर्फीली थीं और स्वर कठोर। यदि मुरोंगबो को रास्ते से नहीं हटाया गया तो वह एक बड़ी आपदा बन जाएगा। लेकिन वह यीशुवान के पिता हैं। पेंसिव फेस। ये सुनकर फेंग जियू की आंखों में हल्की हलचल हुई। वह बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। मुरोंग यीशुवान वही व्यक्ति था जिसे इस शरीर की असली मालकिन कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और जिससे वह गहरा प्यार करती थी। वह तब तक उसे हाथ नहीं लगाएगी जब तक कि उसे मजबूर न किया जाए। हालांकि मुरोंगबो इतना भाग्यशाली नहीं था। नो एंट्री साइन। जब वह अपने पिता के आंगन से निकली तो लुओ यू उनके सामने आया। मास्टर हेल्स लॉर्ड आपके आंगन में है। अस्टोनिश्ड फेस जापानी महल क्रोध फेंग जियू एक पल के लिए चौंक गई। वह हेल्स लॉर्ड यमराज कितनी बदकिस्मती है। वह तो उसे पूरी तरह भूल चुकी थी। अपने मालिक के चेहरे के भावों को देखकर लुओ यू थोड़ा झिझका और बोला, वह काफी गुस्से में लग रहे थे। मतलब उनके चेहरे पर एक खौफनाक चमक थी। हाँ, उस आदमी के पूरे शरीर से एक जानलेवा आभा मर्डरस ऑरा निकल रही थी। लुओ यू को यकीन था कि अगर लेन शुआंग ने उन्हें रोकने की हिम्मत की होती तो वह एक थप्पड़ में उड़ जाती। रश्ड फेस रनिंग डैश। ठीक है, बाहर जाओ और अपने काम में लग जाओ। तुमने उन्हें वहां देख लिया है तो जितना हो सके उनसे बचकर रहना। उस आदमी के साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं है। एक ठंडी आह भरते हुए फेंग जियू ने उसे जाने का इशारा किया और खुद आंगन की ओर चल पड़ी। नर्तकी। आंगन में शैडो वन दरवाजे पर पहरा दे रहा था, जबकि ग्रे वुल्फ इधर उधर टहल रहा था, यहां वहां देखते और चीजों को छूते हुए। वह फुसफुसाया, जब घोस्ट डॉक्टर लाल पुरुषों के कपड़ों में थी तब उनका आकर्षण जादुई था। मैंने सोचा नहीं था कि लाल महिलाओं के कपड़ों में वह इतनी लुभावनी लगेंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने मालिक को दीवाना बना दिया। स्माइलिंग फेस 1। मालिक में खुद भी आकर्षण की कोई कमी नहीं है। मुझे सच में समझ नहीं आता, जब हम यहाँ आए थे तो मालिक का जादू घोस्ट डॉक्टर पर थोड़ा भी क्यों नहीं चला। ग्रे वोल्फ काफी देर तक बड़बड़ाता रहा लेकिन शैडो वन की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? शैडो वन दरवाजे पर सीधा खड़ा रहा। उसने एक नज़र ग्रे वोल्फ पर डाली और जवाब दिया, मैं मालिक के मामलों के बारे में कभी बात नहीं करता। एक्सप्रेशनलेस। धिक्कार है। चलो भी। ग्रे वोल्फ ऐसे हंसा जैसे उसने कोई मजाक सुना हो। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसने लाल कपड़ों में एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और वह तेजी से दौड़कर उनके पास गया। रनिंग डैश। अरे, घोस्ट डॉक्टर या यंग मिस फैंग, मुझे किस नाम से बुलाना चाहिए? ग्रे वोल्फ अपनी आंखें फाड़कर उन्हें घूरने लगा। उसे यह अकल्पनीय लग रहा था। वह निश्चित रूप से एक महिला थी, लेकिन तब उन्हें इसका पता क्यों नहीं चला? ये बहुत अजीब था। क्वेश्चन मार्क। लेकिन मालिक को कैसे पता चला कि घोस्ट डॉक्टर एक महिला है? ये सवाल लंबे समय से उसके दिमाग में अटका हुआ था। उसे वाकई पूछने का मौका ढूंढना होगा। थॉट बलून। फेंग जियू ने ग्रे वोल्फ पर एक नजर डाली। ये बुद्धू उसके बिछाए जाल में इतनी बार फंस चुका था, फिर भी उसे देखकर इतना खुश कैसे लग रहा था? तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? उसने आंगन में देखा, लेकिन वहां दरवाजे पर खड़े शैडो वन के अलावा कोई नहीं था। मालिक आपके कमरे में है। घर। ग्रे वोल्फ मुस्कुराया। पहले वह सोचता था कि घोस्ट डॉक्टर एक मुसीबत है, जिसकी वजह से उसके भले चंगे मालिक का झुकाव पुरुषों की तरफ हो गया था, बेंट। लेकिन जब से उसे पता चला कि घोस्ट डॉक्टर एक महिला है, अब वह उसे बहुत प्यारी लग रही थी। स्माइल। उसे पता था कि वह शायद उनके मालिक की पत्नी बनेगी। इसका मतलब है वो उनकी मालकिन होंगी। अगर वह अभी उन्हें मक्खन नहीं लगाएगा तो कब लगाएगा? शहद का घड़ा। घोस्ट डॉक्टर, मालिक का मूड अच्छा नहीं है। उसने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। वार्निंग साइन। आगे बढ़ने वाली फेंग जियू ये सुनकर रुक गई। लुओ यू ने भी यही कहा था और अब ग्रे वोल्फ भी यही कह रहा है। क्या सच में स्थिति इतनी खराब थी? ये सोचकर उसने ग्रे वोल्फ को अजीब नजरों से देखा और पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम सच में मुझे ढूंढते हुए तो नहीं आए होगे, है ना?
वह इस बात से अनजान थी कि हेल्स लॉर्ड ने उस पर अपना दिल हार दिया है और वह जानबूझकर इतनी दूर उसे ढूंढने आया है। फैंग जियू की बात सुनकर ग्रे वोल्फ थोड़ा हैरान रह गया। हम जानबूझकर इतनी दूर आपको ही ढूंढने आए हैं। आह, आपका ठिकाना जानने में हमें बहुत समय लगा, लेकिन मालिक अपने कामों में फंसे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सुना कि ग्रीन गैलप कंट्री का क्राउन प्रिंस शादी का प्रस्ताव लेकर आ रहा है, मालिक ने अपने सारे काम छोड़ दिए और तुरंत हम दोनों के साथ यहाँ पहुँच गए। पीछे एक पूरी सेना आ रही है और अनुमान है कि वे कुछ दिनों में पहुँच जाएंगे। घोड़ा, क्या बात है, तुम अंदर आकर इस लॉर्ड से खुद क्यों नहीं पूछ लेती? फायर। कमरे के भीतर से आती उस गहरी और भारी आवाज को सुनकर ग्रे वोल्फ ने खुद को संभाला और तुरंत फैंग जियू से कुछ कदम पीछे हट गया। जब फैंग जियू ने वे उदास और गुस्से भरे शब्द सुने तो उसके सिर में झंझनाहट होने लगी। वह अचानक ग्रे वोल्फ की ओर मुड़ी और बोली, मुझे अभी याद आया कि मेरा कुछ काम अधूरा रह गया है। खैर, अपने मालिक से कह देना कि मैं बाद में आऊंगी। रनिंग डैश। जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, वह भागने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी दरवाजा चरमरा कर खुल गया। डॉ, क्या तुम अभी भी डर रही हो कि यह लॉर्ड तुम्हें खा जाएगा? राक्षस। हेल्स लॉर्ड यमराज ने गुस्से में उसे घूरा। उसने उस महिला को देखा जो अपने कंधे सिकोड़कर खिसकने की कोशिश कर रही थी। उसका मन किया कि उसे पकड़कर उसके पीछे बॉटम पर जोर से थप्पड़ लगाए। इससे उसे अच्छा सबक मिलता। लुक ऑफ ट्रायम्फ क्रोध। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बस आपके आराम में खलल नहीं डालना चाहती थी। वह शर्मिंदगी से मुस्कुराए और उसकी ओर मुड़ी। कोल्ड स्वेट स्माइल। यहाँ आओ। वह अपने हाथ बांधे खड़ा था, उसकी शांत लेकिन गहरी आंखें उसी पर टिकी थीं। क्या बात है? उसने पूछा, लेकिन उसकी नजरों के दबाव में वह उसकी ओर बढ़ने लगी। उसने मन ही मन एक ठंडी आह भरी। यकीनन उसने उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया था और अब उसे दोषी महसूस हो रहा था। पेंसिव फेस। हेल्स लॉर्ड की आंखों ने शैडो वन और ग्रे वोल्फ को इशारा किया। वे तुरंत समझ गए और सम्मानपूर्वक वहां से चले गए। एक समय के लिए आंगन में केवल दो ही लोग बचे थे। एक दरवाजे पर खड़ा था और एक आंगन के बीच में। फैंग जियू ने देखा कि अब वे अकेले हैं। ऐसा लग रहा था कि हेल्स लॉर्ड का बाहर आने का कोई इरादा नहीं है। उसने सोचा कि एक पुरुष और महिला का एक कमरे में साथ रहना खतरनाक है, इसलिए वह आंगन में ही खड़ी रही। नो एंट्री साइन घर। इन दोनों लोगों के विचार बिल्कुल अलग थे। एक उसके साथ अकेला नहीं रहना चाहता था और दूसरा उसके साथ अकेला रहना चाहता था। इसलिए जो दरवाजे पर खड़ा था वह टस से मज नहीं हुआ और जो आंगन में खड़ी थी वह पास नहीं आ रही थी। वे एक दूसरे को घूरते रहे। माहौल बहुत अजीब हो गया। क्या इस लॉर्ड ने तुम्हें यहां आने के लिए नहीं कहा था? उसने अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश की, ये सोचते हुए कि वह अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पा रही है। पाउटिंग। मम, मुझे लगता है कि यहाँ खड़ा रहना ही ठीक है। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप आंगन में नहीं कह सकते? देखिए, मौसम कितना सुहाना है। उसने आसमान की ओर देखा। हालांकि उसने देखा कि आसमान काले बादलों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। वह अपने होठों को सिकुड़कर खुद का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगी। क्लाउड टीयर्स ऑफ जॉय। उसके बचाव वाले चेहरे के हाव भाव देखकर हेल्स लॉर्ड गुस्से में मुस्कुराया और सीधे आगे बढ़कर उसे कमरे की ओर खींचने लगा। क्रोध। अरे अरे हेल्स लॉर्ड, क्या आप इतने असभ्य होना बंद कर सकते हैं? दिन दहाड़े एक पुरुष और महिला का एक ही कमरे में साथ रहना वास्तव में अच्छा नहीं है। उसे दौड़ने की गति से कमरे में घसीटा गया। वह चिल्लाए और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं थी। टायर्ड बाइसेप्स। चिंता मत करो, अगर तुम्हारी बदनामी होती है तो यह लॉर्ड पूरी जिम्मेदारी लेगा। कूल अंगूठी। ये सुनकर उसके होठों का कोना ऊपर की ओर फड़कने लगा और उसने जल्दी से कहा, यह बात नहीं है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, वो दंग रह गई क्योंकि उसके हेल्स लॉर्ड के आस्तीन के एक झटके से निकली हवा के झोंके ने धमाके के साथ दरवाजा बंद कर दिया। टक्कर दो। अचानक उसे कुछ घबराहट महसूस हुई और उसने जल्दी से पूछा, आप दिनदहाड़े दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? फ्लश्ड क्वेश्चन मार्क। बिना दरवाजा बंद किए ये लॉर्ड वह काम कैसे जारी रख सकता है जिसे इस लॉर्ड ने अभी तक पूरा नहीं किया है? फायर। उसकी गुस्से भरी आवाज गहरी और चुंबकीय थी। उस गहरी आवाज में एक मर्दाना आकर्षण था जो बहुत आकर्षक था। फैंग जियू ने उसकी आवाज सुनी और उसका दिमाग चकराने लगा। उसने सहज रूप से पूछा, वह कौन सा काम है जो आपने पूरा नहीं किया है? डिजी डिजी। जैसे ही उसने ये सवाल पूछा, उसे अपनी पतली कमर के चारों ओर बड़े हाथों का एहसास हुआ।
उन हाथों ने उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में खींच लिया। वह इतना शक्तिशाली था कि उसका चेहरा उसके मजबूत सीने से जा टकराया और पल भर में उसकी नाक सुन्न हो गई। इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, उसका सिर घूमने लगा। वह अभी भी उसकी बाहों में थी और उसका शरीर बिस्तर पर लिटा दिया गया था। दिल फायर, चुंबन का चिन्ह फायर, उम्फ। फैंग जियू के मुंह से एक दबी हुई कराह निकली और वह आश्चर्य से आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। उसने देखा कि हेल्स लॉर्ड ने अपना मुखौटा उतार दिया था और एक हाथ से उसकी आंखों को ढक दिया था ताकि वह उसकी दीवानी नजर, ओह मेरा मतलब उसकी गुस्से भरी नजर को न देख सके। सी नो ईवल। उसके शरीर की वह अनूठी ठंडी खुशबू फैंग जियू की नाक में समा गई। वे खुरदरे और पूरी तरह से मर्दाना होंठ उसके नम लाल होठों को थोड़े पागलपन और थोड़ी सजा की भावना के साथ छू रहे थे। यह एक बेरहम चुंबन था। नहीं, वह तो उसे कुतर और काट रहा था। मुंह क्रोध। फैंग जियू के चेहरे पर काले घेरे परेशानी की लकीरें उभर आए। वह पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक थी। क्या उसे जबरदस्ती किस किया गया था? वह भी इतना जुनूनी। ये बेरहमी किसी पैशनेट किस जैसी थी, लेकिन इसका क्या मतलब जब कोई आपको हड्डी की तरह कुतरने और चबाने लगे? उसके होठों की जलन और कमर के दर्द ने उसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें ला दी। दुर्भाग्य से उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और उसके होंठ सील थे। यहां तक कि उसकी आंखें भी ढकी हुई थीं। हालांकि हेल्स लॉर्ड एक बहुत ही आकर्षक, सुंदर और गठीले बदन वाला आदमी था जिसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन भला ये काटने वाला किस किस क्या बला थी? टायर्ड टक्कर। फैंग जियू की प्रतिक्रिया के विपरीत हेल्स लॉर्ड उत्साह से भरा हुआ था। वह बहुत पहले से यह करना चाहता था, बस उसे मौका नहीं मिला था और उसकी हिम्मत भी नहीं हुई थी। आज इस औरत के व्यवहार से नाराज होकर उसने सीधे उसे किस कर लिया। स्माइल विद हॉर्न्स दिल। और उसका स्वाद वास्तव में बहुत अच्छा था। उसके होंठ कोमल और मीठे थे। जब उनके होंठ मिले तो उसने थोड़ा तनाव, थोड़ी घबराहट और थोड़ा उत्साह महसूस किया। संक्षेप में, इसने उसे एक ऐसा अद्भुत एहसास दिया कि वह उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। काफी देर बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि जिस महिला को वह किस कर रहा था, वह पत्थर जैसी सख्त हो गई थी और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। वह उलझन में पड़ गया और उसने उसकी आंखों से अपना हाथ हटाया। जब वह पीछे हटा तो उसने देखा कि फैंग जियू की आंखें गुस्से से जल रही थीं। इस पल भी उसके होंठ फैंग जियू के होठों से सटे हुए थे। जैसे ही उसका ध्यान भटका, फैंग जियू ने अपना मुंह खोला और उसे जोर से काट लिया। औच! हिस! कन्फाउंडेड फेस! वह प्रतिक्रिया देने में बहुत देर कर चुका था। उसने ठंडी सांस ली और थोड़ा पीछे हटा। जब उसने अपने होठों पर खून का हल्का नमकीन स्वाद महसूस किया तो वह चौंक गया और उसे अजीब नजरों से देखने लगा। क्या चुंबन के प्रति यह उसकी प्रतिक्रिया थी? अगर फैंग जियू को पता होता कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है, तो वह पक्का चिल्लाकर गाली देती, भाड़ में जाओ तुम इसे किस किस कहते हो? साफ तौर पर, ये तो काटना है। लुक ऑफ ट्रायम्फ फायर, मुझे जल्दी छोड़ो, वह गुस्से में चिल्लाए। उसके अजीब चेहरे को देखकर वह खुद को गाली देने से नहीं रोक पाए। मेरी कमर दुख रही है। टायर्ड क्रोध। ये सुनकर कि उसकी कमर में चोट लगी है, हेल्स लॉर्ड हैरान रह गया और घबरा गया। उसने जल्दी से उसे छोड़ा और ऊपर उठाया। मुझे देखने दो, तुम्हें चोट कैसे लगी? उसे बिस्तर से उठाने के बाद उसने बिस्तर की पतली चादर के नीचे एक दवा की बोतल देखी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे दर्द हो रहा था। हिस! दर्द से मेरी जान निकल रही है। लाउडली क्राइंग। उसने अपने खूबसूरत छोटे चेहरे को सिकोड़ा, लंबी सांसें ली और सावधानी से अपनी कमर सहलाई। न केवल उसका शरीर उस बोतल पर दबा था, बल्कि उस आदमी ने भी उसे नीचे दबा रखा था। भला दर्द क्यों नहीं होता? कन्फाउंडेड फेस। आंगन के बाहर पहरा दे रहे ग्रे वोल्फ और शैडो वन कमरे की ओर कान लगाकर उत्सुकता से सुन रहे थे। चूंकि वे दूर थे और दरवाजा बंद था, इसलिए वे साफ नहीं सुन पा रहे थे। हालांकि इस समय उन्होंने फैंग जियू की सिसकियां और दर्द भरी चीख सुनी। वे एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। कान, बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि मालिक और घोस्ट डॉक्टर दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हैं? ग्रे वोल्फ की आंखें उत्साह से चमक रही थीं। हालांकि उसने शैडो वन की राय मांगी थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह इस वक्त क्या सोच रहा है। स्मर्क वन। उस समय शैडो वन की आंखें भी सूक्ष्म रूप से घूम गईं। बंद दरवाजे को देखते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब भाव था और वह मन ही मन सोच रहा था, भले ही मालिक घोस्ट डॉक्टर को बहुत याद कर रहे थे, लेकिन उन्हें दिनदहाड़े कुछ भी अनुचित नहीं करना चाहिए था, है ना? इस सब की उम्मीद होने के बावजूद उसने धीरे से खांसा और गंभीरता से कहा, दिवास्वप्न मत देखो।
दिन दहाड़े दो लोग क्या ही कर सकते हैं। ग्रे वोल्फ ने उससे तिरस्कार भरी नजरों से देखा। तुम्हें कुछ पता नहीं है? तुम्हें कैसे पता कि मैं सपना देख रहा हूं? अपनी बात खत्म करते ही उसके चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान आ गई। मैं वास्तव में चाहता था कि मालिक और घोस्ट डॉक्टर कमरे के अंदर कुछ करें। लेकिन तुम सही कह रहे हो, मालिक में अनुशासन की इतनी कमी नहीं होनी चाहिए कि वह दिनदहाड़े ऐसा करे। स्मर्क 1। हालांकि उसके तुरंत बाद उन्होंने कमरे से घोस्ट डॉक्टर के गुस्से भरे श्राप और अपने मालिक की उतावली आवाजें सुनी। उन दोनों आदमियों के हाव भाव एकदम अजीब हो गए। फ्लश्ड कान, लानत है, तुम क्या कर रहे हो? फैंग जियू की आवाज क्रोध। अगर तुम इसे खुद नहीं उतारोगी तो ये लॉर्ड तुम्हारे लिए ऐसा करेगा। हेल्स लॉर्ड फायर, हिस, कमीने, मेरे कपड़े मत फाड़ो, पोशाक टक्कर, अगर मैं उन्हें फाड़ूंगा नहीं तो देखूंगा कैसे। दूर हटो, इधर उधर मत हिलो, हिस, मेरी कमर, आउच, दर्द हो रहा है, थोड़े कोमल बनो। टायर्ड, थोड़ा शांत हो जाओ, बाद में दर्द नहीं होगा। रिलीव्ड फेस। ये सुनकर आंगन के बाहर पहरा दे रहे दोनों लोग हक्के बक्के रह गए। वे उत्साह और सुखद आश्चर्य के भाव के साथ उस बंद कमरे को घूरने लगे। अस्टोनिश्ड फेस 1। क्या मालिक ने घोस्ट डॉक्टर पर झपट्टा मार दिया था? और वह भी दिन दहाड़े? वह तो बहुत ही आक्रामक निकले। बाघ का चेहरा फायर। हालांकि कमरे के अंदर का नजारा कुछ और ही था। फैंग जियू बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसके लाल कपड़े हेल्स लॉर्ड ने कमर के पास से फाड़ दिए थे, जिससे बर्फ जैसी सफेद त्वचा का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। लेकिन इस समय उस त्वचा पर नील के निशान ब्रूजेस थे। हेल्स लॉर्ड उन काले और नीले निशानों पर दवा लगा रहा था और फिर धीरे धीरे मालिश कर रहा था ताकि जमा हुआ खून निकल सके। हर बार जब वह नील के निशानों की मालिश करता, फैंग जियू के मुंह से सिसकारी निकलती। ये स्पष्ट था कि वह अधिक ताकत का उपयोग नहीं कर रहा था। फिर भी उसने देखा कि उसके माथे से पसीने की एक परत निकल रही है और उसका छोटा सा चेहरा दर्द से सिकुड़ गया है। वह अपने दिल में दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका। मूल रूप से दी जाने वाली कोमल मालिश अब एक हल्के स्पर्श में बदल गई। अब दर्द तो नहीं था, लेकिन उन कोमल स्पर्शों ने फैंग जियू की त्वचा पर रोंगटे खड़े कर दिए। धक धक करता दिल। ठीक है, मेरी मालिश करना बंद करो, फैंग जियू चिढ़कर बोली। अनअम्यूज्ड, नफरत से भरे उस लहजे को सुनकर हेल्स लॉर्ड का चेहरा उदास हो गया। हालांकि जब उसे याद आया कि वह वही था जिसने उसकी कमर पर नील के निशान डाले थे, तो वह गुस्सा नहीं कर सका। फिर उसे अपनी पिछली आवेगी हरकत किस की याद आए और उसके कान जलने लगे, शर्म से लाल हो गए। अब जब उसका सारा गुस्सा शांत हो गया था, तो वहां बेचैनी का एक निशान बाकी था। फ्लश्ड फायर। लेकिन वह एक अभिमानी व्यक्ति था जो उसे अपनी कमजोरी नहीं देखने देना चाहता था। इसलिए शांत चेहरे और भिंचे हुए होठों के साथ वह ठंडेपन से पीछे हट गया। वह बिस्तर के पास खड़ा हो गया और उस महिला को देखने लगा जो पेट के बल लेटी हुई थी। उसकी नजर फटे हुए कपड़ों पर पड़ी और उसकी आंखें थोड़ी घूमी। हल्की खांसी के साथ उसने पूछा, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? ये लॉर्ड तुम्हारी बदलने में मदद करेगा। पोशाक। फैंग जियू ने उसे घूरा और नाखुशी से कहा, बाहर जाओ और मेरे लिए लिंग शुआंग को बुलाओ। किसी से मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करवाओ। लुक ऑफ ट्रायम्फ शावर। हेल्स लॉर्ड ने उसकी ओर देखा और उसके लाल और सूजे हुए होंठ देखे। उसका चेहरा अभी भी शर्म से जल रहा था और वह असहज महसूस कर रहा था। उसने जल्दी से उसे देखना बंद कर दिया और शांति से जवाब दिया, मम, तुम लेटी रहो, ये लॉर्ड उसे तुम्हारे लिए बुला देगा। रनिंग डैश। इतना कहकर उसने बाहर की ओर कदम बढ़ा दिए। चूंकि फैंग जियू उससे लगातार घूर रही थी, उसकी बेचैनी और लाल जलते हुए कान साफ दिखाई दे रहे थे। वह चकित रह गई। उसने उसके कमरे से बाहर जाने और दरवाजा बंद करने तक का इंतजार किया और फिर उसे कोसा। तुम सिर्फ ढूंढ कर रहे हो। यू आर जस्ट पुटिंग ऑन एन एक्ट। मुखौटा। फेयरफुल धक धक करता दिल। जब बाहर खड़े ग्रे वोल्फ और शैडो वन ने अपने मालिक को बाहर आते देखा, तो वे खुद को हैरान होने से नहीं रोक सके। इतनी जल्दी? मालिक, आप बाहर आ भी गए। जब वे करीब आए तो उन्होंने देखा कि उनके कान अभी भी थोड़े लाल थे। वे मन ही मन मुस्कुराहटों में डूब गए। ये वाकई दुर्लभ था कि मालिक शर्मीले दिख रहे थे। लेकिन क्या ये थोड़ा तेज नहीं था? रनिंग डैश। ग्रे वोल्फ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरा। वह सोच रहा था कि आज रात मालिक के लिए फैंग के किचन से कुछ ताकतवर्धक टॉनिक्स बनाने के लिए कहे। स्टू बाइसेप्स। हेल्स लॉर्ड ने खुद को शांत किया, उन दोनों आदमियों पर एक नजर डाली और उन्हें अजीब नजरों से घूरते हुए देखा। उनका चेहरा उतर गया, गंभीर हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ और उस लेंग शुआंग लड़की को बुलाओ।
साथ ही उसके नहाने के लिए गर्म पानी का इंतजाम करो। शावर फायर। ये सुनकर ग्रे वोल्फ मुस्कुराया, ठीक है, यह अधीनस्थ अभी जाता है, तुरंत जाता है। ग्रिन। हाँ हाँ, ऐसा लग रहा था कि काम हो गया है। वह पहले चिंतित था कि मालिक को अपनी पत्नी को मनाने में सदियां लग जाएंगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि बस कुछ ही पलों में उसके मालिक ने घोस्ट डॉक्टर के साथ हिसाब बराबर कर लिया और दिनदहाड़े अपना काम कर दिया। तसक तसक, उनकी रफ्तार ने तो उन्हें धूल चटा दी थी। हाई वोल्टेज स्मर्क। ग्रे वोल्फ को उत्साह से मुस्कुराते हुए भागते देख हेल्स लॉर्ड थोड़े हैरान थे। हालांकि उन्होंने सोचा कि ग्रे वोल्फ हमेशा से अजीब रहा है और उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शैडो वन से कहा, स्पेस से कुछ चीजें निकालो और इस लॉर्ड के साथ फैंग परिवार के मुखिया से मिलने चलो। उपहार। जी। शैडो वन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। उसने स्पेस से अच्छी तरह से तैयार किए गए उपहार निकाले, उन्हें अपने हाथ में लिया और अपने मालिक के पीछे पीछे फैंग जियो के आंगन की ओर चल दिया। रास्ते में फैंग एस्टेट के लोगों ने सम्मानपूर्वक हेल्स लॉर्ड को सलाम किया। वे सभी जानते थे कि इसी काले लिबास वाले व्यक्ति ने एक नासेंट सोल बूढ़े राक्षस को नष्ट किया था। इसके अलावा अगर वह न होते तो आज उनके फैंग निवास को भारी आपदा का सामना करना पड़ता। फोल्डेड हैंड्स। उन लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि वह उनके विशिष्ट अतिथि थे जिनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उधर किसी ने फैंग जियो को हेल्स लॉर्ड के बारे में सूचना दे दी थी। इसलिए जब फैंग जियो ने सुना कि हेल्स लॉर्ड मिलने आए हैं तो उन्होंने मना नहीं किया बल्कि उन्हें अंदर बुला लिया। कमरे का दरवाजा खुला। जब काले लिबास में वह आदमी अंदर आया तो फैंग जियो हैरान रह गए। वह अपनी उम्र के 20वें साल में एक शक्तिशाली, दृढ़ और दबदबे वाला आदमी था। उसकी शानदार गुणवत्ता ने उन्हें, जो हर तरह की उत्कृष्ट हस्तियों से मिल चुके थे, प्रशंसा और विस्मय से भर दिया। कितना बेमिसाल, शानदार और सुंदर आदमी। उसका रूप दोषरहित था, नैन नक्श उत्कृष्ट थे, हर हिस्सा स्वर्ग द्वारा तराशा हुआ लग रहा था। ऐसा व्यक्ति एक दिव्य प्राणी की सुंदरता, शानदार मिजाज और राजा जैसा प्रभुत्व रखने वाला उच्चतम स्वर्ग के देवता की तरह था। वह इतना महान था कि लोग उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। स्माइल विद अ हेलो मुकुट। इस समय हेल्स लॉर्ड के प्रभावशाली व्यवहार के कारण उनके सामने फैंग जियो भी थोड़ा घबरा गए थे। हालांकि वह नहीं जानते थे कि हेल्स लॉर्ड उनसे भी कहीं ज्यादा घबराए हुए थे। फेयरफुल अपवर्ड ट्रेंड। अपनी घबराहट के कारण उनका शरीर लगातार एक दबदबे वाली आभा छोड़ रहा था। उनका चेहरा थोड़ा सख्त था, इसलिए जब वे मुस्कुराने और अपनी छवि को नर्म बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इससे वे और भी घबरा गए। अंत में एक खूबसूरत चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति की तरह ठंडा और कठोर हो गया था जिसे चेहरे के पक्षाघात, फेशियल नर्व पैरालिसिस का दौरा पड़ा हो। मोई स्टैचू। भगवान जानता है, इस समय अत्यधिक तनाव के कारण उनकी हथेलियों में पसीना आ रहा था। ये फैंग जियो उनके होने वाले ससुर फादर इन लॉ थे। ये पहली बार था जब वे इस ससुर से मिले थे। उनका तनाव और चिंता बाहरी लोगों की समझ से परे थी। रस्ट फेस, टपकता पसीना। पीछे उपहार लिए खड़े शैडो वन को जैसे ही अपने मालिक का शरीर अकड़ा हुआ दिखा, वह समझ गया कि उसके मालिक घबराए हुए हैं। फैंग जियो के चेहरे पर भी घबराहट के भाव थे। वह बस वहां निश्चल खड़ा था, जैसे भूल ही गया हो कि वह एक मेहमान का स्वागत कर रहा है। शैडो वन जानता था कि वह मालिक की राजसी उपस्थिति से दंग रह गया होगा। अस्टोनिश्ड फेस मुकुट। इसके अलावा मालिक की साधना, कल्टिवेशन बहुत उच्च थी और उनका पद भी विशिष्ट था। वह इस जन्मजात गरिमा के साथ पैदा हुए थे। उनकी महान आत्मा अतुलनीय थी। फैंग परिवार के मुखिया सहित जो कोई भी उनसे मिलता, वह इसे देख सकता था। केवल घोस्ट डॉक्टर ही एक अपवाद थी जिस पर मालिक का जादू नहीं चला। मालिक के व्यक्तिगत रक्षक के रूप में शैडो वन जानता था कि इस वर्तमान स्थिति से कैसे निपटना है, इसलिए वह उपहारों के साथ आगे आया। फैंग के कुलपति पेट्रियार्क, ये मेरे मालिक हैं। हम आज एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर आपकी संपत्ति पर आए हैं। ये मेरे मालिक की ओर से सम्मान के प्रतीक हैं, कृपया इन्हें स्वीकार करें। उपहार। इस समय हेल्स लॉर्ड ने अगली पीढ़ी छोटा होने के नाते अपना शिष्टाचार निभाया और कहा, मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, लेकिन मुझे आज ही मौका मिला। अगर इस छोटे से किसी भी तरह की कोई नासमझी हुई हो तो कृपया बुरा न माने, अंकल फैंग। फोल्डेड हैंड्स। अंकल फैंग शब्द सुनते ही फैंग जियो के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। वह इस युवक के विनम्र अभिवादन से बहुत संतुष्ट थे। तुरंत ही उनकी घबराहट गायब हो गई और परिवार के मुखिया के रूप में उनका शांत व्यवहार बहाल हो गया। वह जोर से हंसे, अच्छा, बहुत अच्छा, तुम बहुत समझदार हो। बैठो, चलो बात करते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय ताली बजाने।
हेल्स लॉर्ड ने भी राहत महसूस की। उनके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई। उन्होंने सिर हिलाया, मेज की ओर आए और बैठ गए। स्माइल। जैसे ही शैडो वन ने देखा कि वे दोनों सामान्य हो गए हैं, वह सम्मानपूर्वक एक तरफ हट गया। लेंग हुआ चाय लेकर आया और फिर फैंग जियो के पीछे खड़ा हो गया। वह जिज्ञासा के साथ काले लिबास वाले आदमी को देख रहा था। चाय की प्याली। मुझे तुम्हें क्या कहकर बुलाना चाहिए? फैंग जियो ने पूछा। कृपया मुझे मोहान कहें, अंकल फैंग, हेल्स लॉर्ड ने धीरे से उत्तर दिया। मनी। ओह, तो तुम मोहान हो। फैंग जियो ने सिर हिलाया, उन्हें देखा और फिर पूछा, तुम हमारी लिटिल जियू को कैसे जानते हो? ऐसा कैसे हुआ कि मैंने लिटिल जियू से तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना? उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनकी बेटी ने इस बेहतरीन आदमी का जिक्र कभी क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क। मैं उससे पहली बार गली में मिला था जब हेल्स लॉर्ड ने फैंग जियू के साथ अपनी मुलाकात और जान पहचान के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बेशक उन्होंने अपने असली इरादों को छोड़ दिया और केवल अच्छी बातें ही बताईं। उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि वह उसे भगा ले गए थे। स्माइल विद अ हेलो सड़क छाप मजनू वाली बातें छुपा ली गईं। हालांकि वे पहली बार मिले थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे विषयों पर बात की। वे जितनी अधिक बात करते, उतना ही बेहतर तालमेल बैठता गया। पास खड़े शैडो वन और लेंग हुआ केवल एक दूसरे को कनखियों से ही देख पा रहे थे। नहाने के बाद फैंग जियू ने लेन शुआंग की रिपोर्ट सुनी कि हेल्स लॉर्ड उसके पिता के आंगन में गए हैं। वह कुछ हद तक हैरान थी। वह उसके पिता के आंगन में क्या कर रहा था? क्या वह बाहर निकाले जाने से डर रहा था? यूरोपीय महल। हालांकि वह इस समय हेल्स लॉर्ड से निपटने के मूड में नहीं थी। उसे अभी और भी काम करने थे। इसलिए वह आंगन से बाहर निकली और लेंग शुआंग से कहा, यहाँ कुछ गोल्डन कोर साधकों को बुलाओ। मुझे उन्हें कुछ बातें बतानी हैं। स्क्रॉल। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया और लेंग शुआंग आंगन से बाहर नहीं गई थी, ग्रे वोल्फ जो बाहर से चुपके से झांक रहा था, चेहरे पर मुस्कान लिए अंदर आ गया। भेड़िया का चेहरा स्मर्क। घोस्ट डॉक्टर, क्या आपको अपने आदेशों को पूरा करने के लिए किसी की जरूरत है? मैं मदद कर सकता हूं, उसने उसकी ओर दौड़ते हुए उत्सुकता से कहा। उसने उसके सामने अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में सोचा। रनिंग -1। तुम? फैंग जियू ने उसे अजीब तरह से देखा। क्वेश्चन मार्क। फेयरफुल मुकुट। मालिक हमेशा मुझे काम निपटाने के लिए बाहर भेजते हैं। हालांकि मैं भी एक गोल्डन कोर साधक हूं, लेकिन मेरी तकनीक और अनुभव उन अन्य गोल्डन कोर साधकों से कहीं बेहतर है। अब जबकि मालिक घोस्ट डॉक्टर की समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए फैंग निवास में है, तो अगर कोई परेशानी हो तो घोस्ट डॉक्टर उसे मुझ पर छोड़ सकती है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बाइसेप्स। फैंग जियू ये देखकर चकित रह गई कि ग्रे वोल्फ अपना सीना ठोककर खुद को भरोसेमंद दिखा रहा था। भला वह उसके साथ इतना दोस्ताना व्यवहार कब से करने लगा? आमतौर पर तो वह उसे तिरछी नजरों से देखता था। अब वह खुद चलकर उसके काम करने का प्रस्ताव दे रहा था। क्वेश्चन मार्क। उसने आसपास देखा और सोचा, दरवाजे पर खुद चलकर आए मुफ्त के मजदूर को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। इसके अलावा ग्रे वोल्फ की तकनीक और अपनी सांसों को छुपाने कंसील ब्रेथ की क्षमता वास्तव में उसके पास मौजूद 4 गोल्डन कोर साधकों से बेहतर थी। अगर ऐसी बात है तो बल्ब, इधर आओ। उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए उसे पास बुलाया। ये देखकर ग्रे वोल्फ फुर्ती से आगे बढ़ा और कान लगाकर उसके निर्देशों को सुनने लगा। सुनते सुनते उसकी आंखें चमक उठीं और वह समय समय पर अपना सिर हिलाने लगा। 1 कान, इसे लो। समझाने के बाद फैंग जियू ने उसकी ओर एक दवा की बोतल फेंकी। रनिंग घोस्ट डॉक्टर, आप निश्चिंत रहें और यह मामला मुझ पर छोड़ दें। वह मुस्कुराया और उत्साह से अपने हाथ मलने लगा। ग्रिन हरे, मुझे घोस्ट डॉक्टर मत कहो क्योंकि मैंने अभी तक इस पहचान का खुलासा नहीं किया है। जी, तो फिर मैं आपको बुलाऊंगा। वह उसे मैडम मालकिन कहना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि लड़कियां अक्सर शर्मीली होती हैं। मालिक ने अभी तक सगाई का कोई तोहफा नहीं भेजा था, इसलिए उसे मैडम कहना उचित नहीं था। इसलिए उसने बात घुमा दी। मैं आपको मिस कहूंगा। मैडम या कुछ और बुलाने का फैसला बाद में किया जा सकता है। कूल लड़की। इस बीच महल में मुरुआंग बो घबराया हुआ और बेचैन दिख रहा था। रश्ड फेस। ग्रीन गैलप कंट्री के लोग खाली हाथ लौट गए थे। वे हार गए और भाग खड़े हुए। यहाँ तक कि वह नासेंट सोल बूढ़ा राक्षस भी मारा गया। उसकी हड्डियां पूरी तरह से चकनाचूर कर दी गई थी और जब उसने अपनी नासेंट सोल के जरिए भागने की कोशिश की तो एक खूंखार जानवर ने उस आत्मा को ही निगल लिया।
फेयरफुल फेस ड्रैगन का चेहरा नो एंट्री साइन। खबरों के इस सिलसिले ने उसके माथे पर पसीना ला दिया। लौटने के बाद से ही वह बड़े हॉल में चक्कर काट रहा था, इधर उधर सोच रहा था कि इसे ठीक करने का कोई रास्ता निकाला जाए। रस्ट फेस टपकता पसीना। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग परिवार की ताकत इतनी अविश्वसनीय होगी। उनमें ग्रीन गैलप कंट्री के लोगों का सामना करने की जरूरत थी। छठे ग्रेड के देश की दुर्जय शक्ति से डरे बिना उन पर हमला करने का साहस उनमें कैसे आया? इस तरह का परिणाम उसके लिए अकल्पनीय था। अपवर्ड ट्रेंड। उसका इरादा बेहोश फैंग जियो को पकड़ने का था, जबकि ग्रीन गैलप कंट्री का प्रतिनिधिमंडल मुख्य द्वार पर शादी की पालकी लेकर आया था और फैंग गार्ड्स बचाव में लगे थे। उसका मकसद फैंग किंग फैंग जियो को धमकाकर फैंग गार्ड्स का अधिकार हथियाना और फिर उनकी कमाई का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना था। हालांकि उसने बाहर ग्रीन गैलप कंट्री का मुकाबला करने वाले फैंग गार्ड्स पर भरोसा किया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग जियो के आंगन के अंदर अभी भी 8 फैंग मार्शल एक्सपर्ट गार्ड्स मौजूद होंगे। फैंग किंग ने वाकई उस अपाहिज और बेहोश व्यक्ति के आसपास कड़ी सुरक्षा रखी थी। वह यहां तक पहुंच गई कि उसने फैंग जियो के आंगन की रक्षा के लिए 8 फैंग मार्शल विशेषज्ञ गार्ड तैनात कर दिए। नो एंट्री साइन। जब उसने अपने उन अनुयायियों के बारे में सोचा जो खबर देने आए थे, तो उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। फैंग निवास की रखवाली करने वाले 4 गोल्डन कोर्ट साधक भला कहां से आए? उसे पता ही नहीं था कि इस परिवार की रक्षा के लिए और कितनी ताकतें लगी हैं, जिसे वह विनाश की कगार पर समझ रहा था। उसने सोचा था कि बूढ़े कुलपति फैंग के लापता होने और फैंग जियो के बेहोश होने के बाद फैंग निवास वध के लिए तैयार मांस के एक टुकड़े जैसा है। अप्रत्याशित रूप से फैंग निवास की सुरक्षा अभेद्य थी। ये ताज़ा तेज की गई तलवार की तरह था, जो किसी भी क्षण दुश्मन को काटने के लिए तैयार था। फायर, पाउटिंग फायर। क्या किया जाए? क्या वे मुझ पर शक करेंगे? वह बड़बड़ाया, उसका मन शंकाओं से भरा था। उसने सोचा था कि वह फैंग जियो को उठा लाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके आंगन की सुरक्षा इतनी मजबूत थी कि जिन लोगों को उसने फैंग जियो को ले जाने के लिए भेजा था, वे कमरे के आधा कदम करीब भी नहीं पहुंच सके। सौभाग्य से कुछ हताहतों को छोड़कर उसकी तरफ से कोई भी जीवित गवाह नहीं पकड़ा गया। शायद वे उस पर शक नहीं करेंगे। सही है, उनके पास मुझ पर शक करने का कोई कारण नहीं है और न ही कोई सबूत। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। मुकुट। उसने गहरी सांस ली, अपने तनावपूर्ण और भयभीत मूड को कम करने की कोशिश की। वह ड्रैगन चेयर सिंहासन पर ऐसे बैठ गया जैसे उसकी सारी शक्ति छीन ली गई हो। वह काफी देर से तनाव में इधर उधर टहल रहा था, लेकिन अब जब वह बैठा तो उसने पाया कि वह खड़ा होने में असमर्थ है और उसके हाथ पांव ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। रस्ट फेस टपकता पसीना। काफी समय बाद उसने आवाज दी और हॉल में एक काले कपड़ों वाला आदमी प्रकट हुआ। मालिक। काले कपड़ों वाले आदमी ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। तीसरे राजकुमार की सुरक्षा करने वाले कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञों को वापस लाओ। इस महल की सुरक्षा को और मजबूत करो। उसने शांति से आदेश दिया। शांत होने के बाद उसका दिमाग फिर से काम करने लगा था। यूरोपीय महल। वह मूल रूप से चिंतित था कि यीशुवान यीशैन आज योजना में बाधा डालने के लिए फैंग निवास जा सकता है, इसलिए उसने उसे उसकी हवेली में कैद रखने और उसे अपनी योजना बर्बाद करने से रोकने के लिए कई विशेषज्ञों को भेजा था। सौभाग्य से उसने गार्डों का एक समूह भेजा था, अन्यथा उसे डर था कि वह आज की घटनाओं की श्रृंखला का सामना नहीं कर पाता। जी, काले कपड़ों वाले आदमी ने उत्तर दिया और जल्दी से हॉल से चला गया। मुरुओंग बो गहराई से विचार करने लगा। वह हेल्स लॉर्ड नाम के उस आदमी के बारे में सोच रहा था। आखिर ग्रीन गैलप कंट्री के लोग भी उससे क्यों डरते थे? उसके पास इतनी ताकत थी कि उसने एक नासेंट सोल बुरे राक्षस को मार डाला। आखिर उसका मूल ओरिजिन क्या था? पिशाच। फैंग निवास में जो कुछ भी हुआ, वह क्लाउडी मून सिटी में जंगल की आग की तरह फैल गया। भले ही मुरुओंग यीशुवान अपने महल से बाहर नहीं निकल सकता था, लेकिन उसने भी यह खबर सुन ली थी। फायर। वह अपने निवास के अंदर मंडप पवेलियन में बैठा था, एक जटिल भाव के साथ फैंग निवास की दिशा में देख रहा था। पेंसिव फेस। क्या उसने एक नासेंट सोल को मार डाला? क्या वह आदमी वही है जिससे वह फैंग जियो प्यार करती है? यदि नहीं, तो क्या वह उस आदमी का प्यार है? वह ऐसे व्यक्ति को कहां से जानती थी? क्या वे तब मिले थे जब वह कुछ समय के लिए बाहर गई थी? दिल टूटना। उसे उसके शब्द याद आए कि उसका उसके साथ होना असंभव था। एक बार उसने मासूमियत से सोचा था कि जब तक उसकी साधना कल्टिवेशन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, वह निश्चित रूप से उसकी नजर में आ पाएगा, लेकिन अब मुझे डर है कि ऐसा कभी नहीं होगा।
वह कड़वाहट से मुस्कुराया और धीरे से बुदबुदाया। वह उजाड़ और अकेला दिख रहा था। शायद वह उससे उतना प्यार नहीं करता था जितना उसने सोचा था। यदि ऐसा नहीं था तो अपने पिता द्वारा महल की रखवाली के आदेश देने के बाद उसने वहां से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की। वास्तव में वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें वह एक ही समय में नहीं पा सकता। यदि उसे उसके फैंग जियू और अपने मुरुओन परिवार के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया गया तो वह दृढ़ता से अपने मुरुओन शाही परिवार को बचाने का फैसला करेगा, देश की नींव को नहीं हिलाएगा और ग्रीन गैलब कंट्री को अपने राष्ट्र को नष्ट करने का कारण नहीं देगा। इस चुनाव ने उसे हमेशा के लिए खोने के लिए अभिशप्त कर दिया था। मुकुट दिल टूटना। मालिक, सम्राट के लोग वापस चले गए हैं। पीछे से एक काले रंग के गार्ड ने आकर रिपोर्ट दी। मुरुओंग यी शुवान चुप रहा। वह बिना मुंह खोले शांति से बैठा रहा। नो माउथ फेस। उसके पीछे खड़ा गार्ड न तो हिल रहा था और न ही जा रहा था, जैसे किसी बात पर झिझक रहा हो। कुछ समय बीतने के बाद मुरुओंग यी शुवान ने पूछा, क्या कुछ और है? क्वेश्चन मार्क। गार्ड ने तब कहा, आज जब ग्रीन गैलब कंट्री का क्राउन प्रिंस मिस फैन के लोगों का सामना कर रहा था तब सम्राट ने पिछले दरवाजे से फैन के मुखिया के आंगन में घुसपैठ करने के लिए लोगों को भेजा था। हालांकि आंगन में 8 मार्शल आर्ट विशेषज्ञ गार्ड थे। सम्राट के लोग सफल नहीं हुए और कई लोगों को घायल करने के बाद वे भाग गए। फेयरफुल नो एंट्री साइन। ये सुनने के बाद मुरुओंग यी शुवान अचानक खून से सनी आंखों, गुस्से से लाल और भींची हुई मुट्ठियों के साथ पीछे मुड़ा। वह अपने गुस्से को काबू करने में असमर्थ था। पाउटिंग टक कर फायर। दिल टूटना। वह उस साम्राज्य को नष्ट करना चाहता है जिसे मुरुओंग के पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों में बनाया था। फायर। उनकी आवाज और पीसते हुए दांत उनके अविश्वसनीय गुस्से को दर्शा रहे थे। वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे और न ही समझ पा रहे थे कि उनके पिता ने ऐसा क्यों किया। फैन परिवार पीढ़ियों से उनके मुरुओन परिवार का रक्षक रहा था। वे न केवल मुरुओन परिवार की रक्षा कर रहे थे बल्कि सन ग्लोरी कंट्री की भी रक्षा कर रहे थे। अब वह अप्रत्याशित रूप से एक बार फिर अपने हाथों से उस परिवार को नष्ट करना चाहते थे। वह गुस्से में खड़े हुए और अपनी आस्तीन के एक झटके के साथ महल की ओर चल दिए। बिना रथ तैयार किए वह सीधे उड़कर महल पहुंच गए और उन्हें पहुंचने में एक अगरबत्ती जलने से भी कम समय लगा। रनिंग डैश। जब वह महल पहुंचे तो वे सीधे हॉल में गए और मुरुओंग बो को देखा, जो कई मार्शल आर्ट विशेषज्ञों से किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जिससे वह अनजान थे। मुरुओंग यी शुवान ने अपना चेहरा झुकाया और गुस्से में चिल्लाए, आखिरकार आप क्या करना चाहते थे? क्या आप हार मानने से पहले ये सब बर्बाद कर देना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि किसी को नहीं पता कि आपने क्या किया? पाउटिंग क्रोध। जब मुरुओंग बो ने सुना कि उन्होंने क्या कहा तो उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने हाथ हिलाकर महल के हॉल के अंदर मौजूद सभी लोगों को वापस जाने का इशारा किया। फिर वे जोर से चिल्लाए, तुम पागल हो गए हो। पागल? आह, मुझे नहीं लगता कि मैं पागल हूं, बल्कि आप पागल हो गए हैं। आप फैन परिवार को नष्ट करना चाहते हैं इसलिए आप पागल हैं। आप सन ग्लोरी कंट्री के एक वफादार रक्षक को खत्म करना चाहते हैं इसलिए आप पागल हैं। टक्कर। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा किए गए नेक कामों को कोई नहीं जानता? क्या आपको लगता है कि किसी को नहीं पता कि अंकल जियो की हत्या का प्रयास आपके आदमियों द्वारा किया गया था? क्या आपको लगता है कि जिन लोगों को आपने बंधक बनाने के लिए फैंग निवास भेजा था वे नहीं जानेंगे? हा, मेरे पिता, आप कब से इतने नासमझ हो गए? मुरुओंग यी शुवान ताना मारते हुए हंसे। उन्होंने अपने पिता के चौंके हुए चेहरे को देखा, फिर मुड़े और वहां से चले गए। स्मर्क रनिंग डैश। उनकी बातों के कारण मुरुओंग बो का रंग बिल्कुल उड़ गया। उनका पूरा शरीर कांपने लगा। जब उन्होंने अपने बेटे को जाते देखा तो वे उसे बुलाना चाहते थे और पूछना चाहते थे कि उसे कैसे पता चला कि फैंग जियो पर घात लगाकर हमला किया गया था, लेकिन वह हॉल से गायब हो चुका था। फेयरफुल। ये कैसे संभव था? उसे यह कैसे पता चला? मैंने स्पष्ट रूप से सफाई से काम किया था, उसे कैसे पता चला कि मैंने ये किया था? वह बुदबुदाए, उनकी आवाज कांप रही थी। क्या फैंग निवास के लोग ये जानते हैं? क्या उन्हें पता चल जाएगा? रस्ट फेस क्वेश्चन मार्क। महल छोड़ते समय मुरुओंग यी शुवान अकेलेपन और दुख से भरे हुए थे। उन्होंने महल की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उन्होंने सोचा कि अब वह समय दूर नहीं जब इस महल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जापानी महल डाउनवर्ड ट्रेंड। जब पहली बार ऐसा हुआ था तब फैंग परिवार ने इसे सह लिया था। भले ही अंकल जियो अभी भी बेहोश थे, फैंग निवास में कोई हलचल नहीं थी और मुरुओंग परिवार से निपटने की कोई योजना नहीं थी। ये बात उन्हें हमेशा स्पष्ट थी।
लेकिन इस बार उन्हें डर था कि इसे दबाना इतना आसान नहीं है। हालांकि वह वर्तमान फैंग जियू के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वह ये भी देख सकते थे कि वह कोई कमजोर लड़की नहीं है जिसे आसानी से दबाया जा सके। वरना ग्रीन गैलप कंट्री के लोगों को बार बार सबक नहीं सिखाया जाता। राजकुमारी। अचानक वह इस सब से तंग आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि अब वह इस धरती पर और नहीं रहना चाहते। वह रुककर साम्राज्य को नष्ट होते नहीं देखना चाहते थे। उनके मन में चले जाने का आवेग था, लेकिन उन्हें अभी भी अपने दिल में वह व्यक्ति फैंग जियू याद थी। दिल टूटना पृथ्वी। मूल रूप से वह उसे फैंग निवास में फिर से देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उनके पिता ने क्या किया है। वह रुक गए, 1 मिनट के लिए ठिठके और फैंग निवास की ओर देखा। उस समय उनके मन में एक गहरी तड़प और एक मजबूत अनिच्छा थी। फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाया। हैंड वेविंग। फैंग परिवार के परिसर में फैंग जियू के आंगन के अंदर गुआन शीलिन फैंग जियू से ब्लैक मार्केट से मिली नवीनतम जानकारी के बारे में बात कर रहे थे। स्क्रॉल। सौभाग्य से वह कोई साधारण चीज नहीं थी। हाल ही में आखिरकार इसमें थोड़ी प्रगति दिखाई दी है। राजकुमारी फायर। गुआन शीलिन की आवाज में थोड़ी झिझक थी। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि जेड का इतना छोटा सा टुकड़ा वास्तव में तीसरी श्रेणी के ग्रेट कॉनकॉर्ड कंट्री से आएगा। मनी ओपन माउथ फेस। अगर यह अतीत की बात होती तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके छोटे से 9वीं श्रेणी के देश के लोग 6ठी श्रेणी के देश के लोगों से सीधे टकराने की हिम्मत करेंगे। ये कल्पना करना और भी कठिन था कि एक दिन वे तीसरी श्रेणी के देश के मामलों के बारे में पूछताछ करेंगे। पृथ्वी अपवर्ड ट्रेंड। ऐसा लग रहा था कि लिटिल जियू से मिलने के बाद से उनका जीवन जबरदस्त रूप से बदल गया है। वह इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि न केवल तीसरी श्रेणी की शक्ति, बल्कि भविष्य में वे पहली श्रेणी के साम्राज्य में भी प्रवेश कर पाएंगे। रॉकेट 1। ओह, वह सख्ती से प्रबंधित मामला तीसरी श्रेणी के ग्रेट कॉनकॉर्ड कंट्री की चीज है। फैंग जियू ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। तो फिर ऐसा ही होना चाहिए। बल्ब, यह क्या है? गुआन शीलिन ने आश्चर्य से पूछा। क्वेश्चन मार्क। ये जानकर कि दादाजी को ले जाया गया है, मैंने इसका विश्लेषण किया है। दूसरी तरफ की गहराई अथाह है। वह यहाँ के लोगों को चोट पहुंचाए बिना दादाजी को ले जाने के लिए आसानी से फैंग निवास में घुस सकता था। इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दूसरी तरफ वाला दादाजी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन लोगों का साधना स्तर, कल्टिवेशन लेवल इतना ऊंचा है, वे सन ग्लोरी कंट्री के नहीं हो सकते। वे दूसरे देशों से होने चाहिए। चूंकि वे दूसरे देशों के लोग हैं जिनका साधना स्तर इतना ऊंचा है और साथ ही वे कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें दादाजी जानते हैं, इसलिए मैंने पिताजी को बताने के बाद दादाजी के कमरे में जाकर देखा। और फिर अंदाजा लगाओ मुझे क्या मिला। उसकी आंखों में एक धूर्त मुस्कान तैर गई। स्मर्क नटखट। उसके भाव देखकर गुआन शीलिन चौंक गए। उन्होंने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ कहा, मुझे मत बताना कि तुम्हें दादाजी का अपहरण करने वाले का पता चल गया है। फेयरफुल मैग्नीफाइंग ग्लास। ही अभी नहीं, लेकिन ये दादाजी का कोई परिचित ही होना चाहिए। देखो। उसने स्पेस से एक स्क्रॉल लपेटा हुआ चित्र निकाला और उसे खोला। उसने कहा, दादाजी के कमरे में आमतौर पर जाना मना है। उस दिन उनके कमरे की तलाशी लेने तक मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। स्क्रॉल 1। एक सुंदर महिला की तस्वीर। ओपन माउथ फेस। गुआन शीलिन हैरान थी क्योंकि यह पेंटिंग कुछ अजीब थी। यह एक सुंदर महिला की तस्वीर थी, लेकिन ये केवल एक सुंदरी की तस्वीर नहीं थी क्योंकि उसके साथ एक रंगीन फीनिक्स भी था। हालांकि अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में वह रंगीन फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ा रहा था, लेकिन उसे उस सुंदरी ने पकड़ रखा था जिसने एक साधारण और सुंदर हल्के हरे रंग की पोशाक पहनी थी। हरा दिल राजकुमारी। सुंदर महिला की शरद ऋतु के निर्मल जल जैसी चमकती और साफ आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए रंगीन फिनिक्स को अजीब और गुस्से भरे भाव से देख रही थी। वह पेंटिंग बिल्कुल सजीव लग रही थी। पेंटिंग की शैली भी अजीब थी और एक सुंदर महिला की सामान्य पेंटिंग से अलग थी। चित्रकार की रंग मिलाने की पटिया 1। उस अजीब लेकिन मनोरंजक पेंटिंग को देखकर वह मुस्कुराए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी सुंदर महिलाओं की तस्वीरें भी इकट्ठा करेंगे। इस पेंटिंग की महिला वास्तव में बेहद खूबसूरत थी। क्या यह उनकी दादी का चित्र होगा? हालांकि कोई व्यक्ति रंगीन फिनिक्स को कैसे पकड़ सकता है? पेंटिंग की कितनी अजीब शैली है। टीयर्स ऑफ जॉय। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन मैं इसे पिताजी के पास ले गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने पेंटिंग वाली महिला को पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा क्या आपको नहीं लगता कि यह अर्थपूर्ण है?
साथ ही इस चित्र के स्क्रॉल पर एक स्पिरिट पिक्चर सील लगी है। वह पेंटिंग के अर्थ के बारे में सोचते हुए धीरे से मुस्कुराए और उसके होठों पर मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई। स्क्रॉल क्रिस्टल बॉल स्मर्क। उसकी बातें सुनकर गुवान शीलिन खाली नजरों से ताकने लगे। स्पिरिट पिक्चर सील, वह क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। इस सुंदर महिला की तस्वीर में एक आध्यात्मिक उतार चढ़ाव स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह चित्र एक अमर साधक इमॉर्टल कल्टिवेटर द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के साथ बनाया गया था। क्या आप नीचे 2 उंगलियों के निशान देखते हैं? ये सिंदूर नहीं बल्कि खून है। ये पेंटिंग न केवल सजावटी है बल्कि इसका एक कार्य भी है। यदि 2 उंगलियों के निशान गायब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मर चुका है। ये स्पिरिट पिक्चर सील दीर्घायु दीपक लॉन्जेविटी लैंप के समान है और इसका कार्य भी वैसा ही है, लेकिन यह अधिक उन्नत एडवांस है। मैंने इसे प्राचीन पुस्तकों में देखा है। सामान्य तौर पर किसी साधारण देश में ऐसी स्पिरिट पिक्चर सील दिखाई नहीं देती है। स्क्रॉल क्रिस्टल बॉल 1। स्क्रॉल। उसकी व्याख्या सुनने के बाद गुवान शीलिन ने सिर हिलाया, हालांकि उसे बस एक धुंधला सा अंदाजा ही हुआ था। उसे अमर साधकों इमॉर्टल कल्टिवेटर्स की मायावी विद्या के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह केवल अस्पष्ट रूप से कुछ समझ पाया। पेंटिंग को देखते हुए उसने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इसकी चित्रकला शैली वाकई थोड़ी अजीब है, पर इसमें कुछ खास अर्थ तो नहीं दिखता। देखिए, अगर पेंटिंग में कोई दूसरा पक्षी होता तो ठीक था, लेकिन इस पेंटिंग में जो है वो एक रंग बिरंगा फीनिक्स प्रत्न पक्षी है। जरा सोचिए, हमारे फैन परिवार का उपनाम भी फीनिक्स ही है। मेरा अंदाजा है, बेशक ये सिर्फ मेरा एक अनुमान है, कि यह पंख फड़फड़ाता और उड़ता हुआ रंगीन फीनिक्स हमारे फैन परिवार के ही किसी व्यक्ति को दर्शाता है। वह मुस्कुराए, उसके विचारों के पीछे थोड़ी उत्सुकता और थोड़ी गपशप वाली शरारत थी। स्मर्क 1। अगर वाकई ऐसा हुआ था तो उसके दादाजी का अपहरण बहुत ही दिलचस्प था। हालांकि ये सब अभी सिर्फ उसका अंदाजा था। असलियत जानने के लिए उन्हें मामले की पूरी जांच होने तक इंतजार करना होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास। उसे आधी अधूरी बातें करते देख गुवान शीलिन उलझन में पड़ गया। तुमने जो कुछ भी कहा उसका ज्यादातर हिस्सा मुझे समझ नहीं आया। आखिर में दादाजी को किसने पकड़ा है? मुझे लगता है कि इसका संबंध उससे है। उसकी उंगली नीचे कोने में लगी एक मुहर सील की ओर इशारा कर रही थी। उंगली से नीचे की ओर इशारा। ग्रेट कॉनकॉर्ड की सुशी। इन शब्दों को देखकर गुवान शीलिन चौंक गया। ये नाम क्या दर्शाता है? अस्टोनिश्ड फेस। फैंग जियू ने उसे घूरते हुए कहा, बड़े भाई, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? दादाजी ने अपने कमरे में इस खूबसूरत महिला की तस्वीर क्यों टांग रखी थी? इस तस्वीर पर एक रंगीन फीनिक्स कैसे हो सकता है? साथ ही तस्वीर पर जो छाप है उस मुहर पर ग्रेट कॉनकॉर्ड सुशी शब्द खुदे हुए हैं। इसके अलावा वह जेड का टुकड़ा भी तीसरी श्रेणी के ग्रेट कॉनकॉर्ड देश की ओर इशारा करता है। क्या आप नहीं समझ सकते कि इतनी सारी जानकारियों को आपस में जोड़ा जा सकता है? बल्ब। तो क्या दादाजी ग्रेट कॉनकॉर्ड देश में हैं, जो तीसरी श्रेणी की महान शक्तियों में से एक है? क्या सुशी नाम की उस महिला ने उन्हें अगवा किया है? पर यह मुमकिन नहीं लगता है ना। उस महिला को तो युवाओं का अपहरण करना चाहिए था, पर वह अचानक एक बूढ़े आदमी को ले गई। क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? बूढ़ा आदमी। फैंग जियू ने पेंटिंग के रोल को समेट कर रख दिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि दादाजी की जान को कोई खतरा है। मैंने पिताजी को भी इसके बारे में बता दिया है ताकि उन्हें फिक्र न हो। जब यहाँ के मामले सुलझ जाएंगे तो हमें वहां जाकर देखने का मौका मिलेगा। बाइसेप्स। चलो, ये तो राहत की बात है कि दादाजी खतरे में नहीं होंगे, लेकिन उस हेल्स लॉर्ड यमराज का क्या करे जो अभी यहाँ रुका हुआ है? वह मिलने जुलने में बहुत आसान इंसान नहीं लगता। क्या उसका यहाँ लंबे समय तक रुकने का इरादा है? क्या वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहेगा? गुवान शीलिन के चेहरे पर अजीब भाव थे। वह उस काले लिबास वाले प्रभावशाली और भव्य हेल्स लॉर्ड के बारे में सोच रहा था। वह वाकई डरावना था। फेयरफुल फायर। उस आदमी का दबाव प्रेशर इतना शक्तिशाली था कि उसे दूर से देखकर ही उसकी भयानक शक्ति का एहसास हो जाता था, और फिर उसने खुद अपनी आंखों से उसे एक नेसेंट सोल के पुराने दानव को मारते हुए देखा था। खोपड़ी रनिंग डैश। हाँ, उस आदमी से निपटना वाकई मुश्किल है। सच बताऊं तो मुझे उसके सामने थोड़ा अपराधी जैसा भी महसूस होता है, क्योंकि मैंने उससे बहुत सारी चीजें चुराई हैं। मैंने बहुत सारे शर्मनाक काम किए हैं। अब जब लेनदार क्रेडिटर खुद घर आ गया है तो मैं भी कांप रही हूं। मुझमें बात करने की हिम्मत नहीं है। कोल्ड स्वेट स्माइल सी नो ईवल।
उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। वह चिंतित थी। उसने उसके यहाँ से चुराए हुए 1000 साल पुराने जिनसेंग और ट्रेजर पवेलियन से ली गई चीजों के बारे में सोचा। इन बातों ने उसे शर्मिंदा कर दिया। मनी। हालांकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन वह अपनी आर्थिक स्थिति के बल पर उसके जैसी चीजें नहीं खरीद सकती थी। उसके हेल्स लॉर्ड के हाथ हिलाते ही वह उसके जादुई स्थान स्पेस से अपनी मर्जी की कोई भी चीज चुन सकती थी। उसने उसका बहुत ज्यादा फायदा उठाया था, इसलिए जब वह उसे देखती थी तो उसकी हालत बिल्ली को देखकर चूहे जैसी हो जाती थी। वो बस कहीं छिपने की जगह ढूंढना चाहती थी। चूहे का चेहरा पंजा। 1। मैंने उन्हें ये कहते सुना कि वह अपने दत्तक पिता फेंग जियो के आंगन में गए हैं। ऐसा लगता है कि वे अब तक बातें कर रहे हैं। वे अभी अभी मिले थे। क्या वाकई उनके पास बात करने के लिए इतना कुछ था? जैसे ही वह बोला, उसने काले चोगे में एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। गुवान शीलिन ने देखा और कहा, वे आ रहे हैं। पदचिह्न। बड़े भाई, क्यों न मैं कुछ दिनों के लिए आपके यहाँ छिप जाऊं? फेंग जियू ने फुसफुसाते हुए कहा। रनिंग डैश। गुवान शीलिन ने उसकी ओर एक नजर डाली और कहा, बेहतर होगा कि तुम न जाओ। मैं इतनी दूर से तुम्हें ढूंढने आया हूं, तुम मुझसे नहीं छिप सकती। बात करते हुए वह खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए आगे बोला, छोटी जियू, मैं अब चलता हूं। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस किसी को मुझे खबर देने के लिए भेज देना। हैंड वेविंग स्माइल। बिना एक शब्द कहे वह गुवान शीलिन तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। जब वह हेल्स लॉर्ड के पास से गुजरा तो उसने अपनी मुठ्ठियां बांधकर शिष्टाचार से प्रणाम किया और बाहर चला गया। ये देखकर फेंग जियू ने आह भरी और खड़ी हो गई। वह दरवाजे तक गई और आंगन में हेल्स लॉर्ड की ओर देखते हुए पूछा, आपका यहाँ कब तक रुकने का इरादा है? मैं आपके लिए एक अलग आंगन कमरा व्यवस्थित कर दूंगी। घर। यह आंगन काफी अच्छा है। ठीक है का चिन्ह। हेल्स लॉर्ड ने अपनी धीमी और गर्म आवाज में बोलना जारी रखा जब वह आंगन में गोल मेज पर बैठ गया। हाल ही में मेरे पास करने के लिए ज्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुकूंगा। परिवार के मुखिया होने के नाते तुम जानती हो कि मेहमान की जरूरतों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आखिर तुम्हारे पिता ने कहा है कि तुम खुद मेरे साथ शहर में टहलने जाओगी ताकि मैं क्लाउडी मून सिटी के नज़ारे और लोक रीति रिवाजों को देख सकूं। सदाबहार वृक्ष, जापानी महल। मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे पास आपको सैर कराने का समय नहीं है। अगर आप वास्तव में इच्छुक हैं तो मैं आपके साथ जाने के लिए किसी और का इंतजाम कर सकती हूं। उसने दरवाजे के फ्रेम से टिकते हुए अपने सीने पर हाथ बांध लिए। उसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे उसके साथ समय बिताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्रोध। तुम्हें क्या काम करना है? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने उसे देखा जो दरवाजे के फ्रेम से टिकी हुई थी, पूरी तरह से लाल कपड़ों में सजी हुई। उसकी सुंदरता और शरीर लाजवाब था। हालांकि सीने पर हाथ बांधने का उसका तरीका किसी पुरुष की अकड़ जैसा था। उसकी ठुड्डी नाजुक थी, लेकिन उसके चेहरे से एक ठंडी हवा और थोड़ा शैतानीपन झलक रहा था, बिल्कुल किसी गुंडे की लगन की तरह। स्माइल विद हॉर्न्स, निडर और बेपरवाह। जब उसने उसे देखा तो उसका दिल अचरज से भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही लड़की के इतने चेहरे कैसे हो सकते हैं, इतने अलग अलग मिजाज, मुखौटा क्वेश्चन मार्क। वह स्पष्ट रूप से वही व्यक्ति थी। जब वह चाहती तो वह एक परी की तरह सुंदर और परिष्कृत हो सकती थी। वह जिसे चाहे उसे मंत्रमुग्ध करने की शक्ति रखती थी। 1। वह एक सफेद खरगोश की तरह मासूम और बेगुनाह भी हो सकती थी, जिसे देखकर कोई भी उसे बचाने दौड़ पड़े, लेकिन वह एक लोमड़ी की तरह चालाक भी हो सकती थी, जो अपने दुश्मनों को भटकाने के लिए चालों से भरी होती थी ताकि दुश्मन सबसे असुरक्षित स्थिति में आ जाए। खरगोश का चेहरा। उसका चरित्र अजीब और अहंकारी था। वह गंदे पुराने कपड़े पहनकर किसी की टांग पकड़ने की हिम्मत भी कर सकती थी। दुश्मनों से निपटने का उसका तरीका निर्दयी था। उसका व्यक्तित्व बदलता रहता था और वह आपसे बातें करते और मुस्कुराते हुए आपकी जान भी ले सकती थी। खोपड़ी स्माइल। लेकिन वह वही थी जिसने किसी तरह उसके दिल पर कब्जा कर लिया था, और वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसमें ऐसा क्या है जो उसे इतना आकर्षक लगता है। दिल बवंडर। सबसे नफरत भरी बात यह थी कि वह अपनी भावनाओं को लेकर इतना स्पष्ट था, फिर भी वह उससे बचती रही। उसे वह लुक हमेशा याद रहेगा। वह इतना गुस्से में था कि वह उसे सबक सिखाने के लिए बिस्तर पर धकेल देना चाहता था। पाउटिंग। खैर, जैसा कि दोपहर में हुआ था, जैसे ही उसने दोपहर के उस दृश्य को याद किया, उसके सुंदर चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई और उसके पतले होठों पर खुशी की एक मुस्कान खिल गई। स्माइल 2 दिल।
लेकिन उसकी यह मुस्कुराहट फैंग जियू की आंखों में कुछ और ही बन गई थी। ओह हेल्स लॉर्ड, क्या आप अपनी इस अनियंत्रित वासना और जुनून को कम नहीं कर सकते? मुझे रोंगटे गूसबम्स खड़े हो रहे हैं। फेयरफुल फेस, हंसिया चांद। निश्चित रूप से जैसे ही उसका मजा किरकिरा करने वाले शब्द बाहर निकले, हेल्स लॉर्ड के होठों की मुस्कुराहट जम गई और उसकी आंखों ने गुस्से में फेंग जियू के चेहरे को स्कैन किया। एंग्री, ये औरत अभी भी रोमांस के मामले में कितनी असंवेदनशील, इंसेंसिटिव थी। हेल्स लॉर्ड, इन दिनों मेरे पास निपटाने के लिए बहुत सारे काम हैं। आप मेरे घर में कैसे रह सकते हैं? मुझे कुछ समय के लिए परेशान मत कीजिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने देखा कि उनका रंग रूप कम्प्लेक्शन अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसने आगे कहा, हालांकि मैं फैंग परिवार के लिए आपकी महान मदद के लिए आभारी हूं, फिर भी मैं अपनी ताकत से मामलों को संभालना चाहती हूं। बाइसेप्स 1, वह कभी ऐसी महिला नहीं थी जो पुरुषों पर निर्भर रहे। वह बहुत सी चीजों को अकेले संभालने की आदी थी। यदि वह आंख मूंद कर दूसरों पर भरोसा करती तो अंततः उसमें एक निर्भर व्यक्तित्व विकसित हो जाता। ऐसी जरूरतमंद महिला अपनी आजीविका के लिए एक पुरुष पर निर्भर रहती, और वह खुद को कभी उस तरह की महिला नहीं बनने देगी। फायर, उसकी बातें सुनकर हेल्स लॉर्ड ने उसे गहराई से देखा और पाया कि भले ही वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत गंभीर थीं। थोड़ा सोचने के बाद वह समझ गया कि उसका क्या मतलब है, इसलिए उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसकी नीची और चुंबकीय मैग्नेटिक आवाज में एक अहंकारी लहजा था, ये लॉर्ड भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने वाला है। कूल क्रोध, तो फिर ये तय रहा। लिंग शुआंग, हेल्स लॉर्ड को आराम करने के लिए उनके आंगन में ले जाओ, उसने आवाज लगाए। लिंग शुआंग अंदर आए और हेल्स लॉर्ड की ओर आमंत्रित करने का इशारा किया। कृपया मेरे पीछे आएं। भले ही उसकी खाल मोटी थी, वह ढीठ था, लेकिन उसके चेहरे पर शर्म के कारण शांति खोने का एक निशान था, क्योंकि उसने फैंग जियू उसे बार बार पीछे धकेला था। इस प्रकार वह शांति से खड़ा हुआ और उस पर एक त्वरित नजर डालने के बाद बाहर निकल गया। रनिंग डैश, शैडो वन ने फैंग जियू की ओर एक नजर डाली जो दरवाजे से टिकी हुई थी। वह अपने मालिक के कदमों के पीछे पीछे आंगन से बाहर निकल गया। उसने मन ही मन आह भरी, क्या मालिक और घोस्ट डॉक्टर के बीच सब कुछ ठीक नहीं हुआ था? ये दो लोग अभी भी इतने अजीब तरीके से क्यों पेश आ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। फैंग जियू ने उन्हें गहरी आंखों से जाते हुए देखा। अपनी आंखें वापस लेने में उसे काफी समय लगा और वह अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करने के बाद फैंग जियू साधना कल्टिवेशन करने के लिए अपने जादुई स्थान स्पेस में प्रवेश कर गई। 1, जब रात हुई तो ग्रे वुल्फ जिसने फैंग जियू के आदेश पर काम किया था, अकेला महल गया। वह चुपके से मुरोंगबो के महल में घुस गया। जब उसने महल के चारों कोनों पर पहरा देते हुए कई लोगों को देखा तो उसने मन ही मन उपहास किया। यूरोपीय महल भेड़िया का चेहरा, तो इतने लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। ये तो ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। हेल्स लॉर्ड को नाराज करना तो छोटी बात है, लेकिन अगर उसने घोस्ट डॉक्टर को नाराज किया था, जो उसकी भविष्य की मालकिन थी, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। स्माइल विद हॉर्न्स खोपड़ी, घोस्ट डॉक्टर ने उसे जो दवा की बोतल दी थी वह उसके दिमाग में आए। उसने बोतल निकाली और उसके साथ खेलने लगा। उसकी आंखों की जोड़ी ने चारों दिशाओं में देखा और बोतल वापस रख दी। वह चकमा देकर नीचे उड़ गया। मुरोंगबो, जो पहरे पर था, उसे पता ही नहीं चला कि कोई उसके महल में घुस आया है और उसके पास आ गया है। गोली। आधी रात के बाद ग्रेवुल्फ फैंग जियू के आंगन में वापस आया और देखा कि बत्तियां बुझ चुकी थीं। उसे पहले अपने मालिक के पास वापस जाना पड़ा। आंगन में प्रवेश करने से पहले उसने आंगन में शैडो वन को देखा, जिसने उसे देखा और पूछा, तुम कहाँ थे? अमावस्या, मैंने घोस्ट डॉक्टर के लिए एक काम पूरा किया। वह मुस्कुराया और उत्साह से बोला। जब वह उसे बताने ही वाला था कि उसने आज रात क्या किया, तो उसने कमरे के अंदर से अपने मालिक की आवाज सुनी। माइक, अंदर आओ। उस गहरी आवाज को सुनकर ग्रेवुल्फ ने सावधानी से देखा और पूछा, मालिक का मूड कैसा है? घोस्ट डॉक्टर से आदेश मिलने के बाद वह रास्ते से परिचित होने के लिए बाहर गया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि फैंग एस्टेट में क्या हुआ था। रस्ट फेस क्वेश्चन मार्क, जब तक तुम अंदर नहीं जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। शैडो वन ने बिना कुछ कहे उसे अंदर जाने का इशारा किया। ये सुनकर ग्रेवुल्फ को अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी और वह कमरे में चला गया। जब उसने अपने मालिक को मेज के पास बैठे देखा तो वह ऊपर गया और सलाम किया, मालिक, यह अधीनस्थ वापस आ गया है। भेड़िया का चेहरा, टायर्ड खोपड़ी। शराब पीते हुए हेल्स लॉर्ड ने बिना सिर उठाए पूछा, तुमने उसके फैंग जियू के लिए क्या किया है?
वाइन। ये सुनकर ग्रे वुल्फ ने उत्तर दिया, यह अधीनस्थ घोस्ट डॉक्टर द्वारा दी गई दवा लेकर महल गया था। यह मुरोबो को सबक सिखाने के लिए कुछ था। जापानी महल गोली, उसे जान से मारना नहीं था। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्हें लगा था कि वह जानती है कि मुरोबो ने घटिया तरीके अपनाए थे, इसलिए वह उसे मार डालेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगा। क्वेश्चन मार्क। ग्रे वुल्फ ने सिर हिलाया। नहीं, घोस्ट डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मुझे उसकी जान लेने की जरूरत नहीं है। उनके पास उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाने के कुछ तरीके थे। वास्तव में वह खुद भी उस दवा के प्रभाव को लेकर उत्सुक था। उसे नहीं पता था कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। हेल्स लॉर्ड ने काफी देर तक विचार किया और फिर कहा, चूंकि वह तुम्हारा उपयोग करने के लिए तैयार है, तो उसके आसपास ज्यादा रहा करो। अगर वह तुम्हें कुछ करने के लिए कहती है तो उसे शुरू से अंत तक अच्छी तरह से संभालो। मुकुट। ये सुनकर ग्रे वुल्फ हैरान रह गया, लेकिन फिर भी उत्तर दिया, जी मालिक। हश्ड फेस। जाओ। जी। वह कमरे से बाहर निकल गया, पर काफी उलझन में था। अजीब है, मालिक की आवाज इतनी अजीब क्यों लग रही थी? क्या गलत हुआ था? क्या वह घोस्ट डॉक्टर के यहाँ से गुस्से में वापस आए थे? भेड़िया का चेहरा बवंडर। अगली सुबह वह जल्दी ही फैंग जियू के आंगन में आ गया और इंतजार करने लगा। अप्रत्याशित रूप से वह जल्दी बिल्कुल नहीं उठी, बल्कि दोपहर के करीब दरवाजा खोलकर बाहर आए। स्लीपिंग घोस्ट। ओह मिस, मैंने वह काम कर दिया जो आपने कल रात मुझे बताया था। मैं आपको बताने ही वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि आपने जल्दी बत्तियां बुझा दी हैं, तो मैंने आपके आराम में खलल नहीं डाला। वह जोर से मुस्कुराया। उसने देखा कि वह आज सफेद कपड़ों में सजी हुई थी और उसे लगा कि उसकी अपनी एक अलग ही शैली है, चाहे वह सफेद पोशाक में हो या लाल पोशाक। वन। खैर, वह कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, केवल वही उसके मालिक के योग्य थी, और केवल उसका विलक्षण और अजीब व्यक्तित्व ही उसके मालिक को संभाल सकता था। राजकुमारी। उसे बस इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल उसने ऐसा क्या किया जिससे उसके मालिक नाराज हो गए। उसने कल रात काफी देर तक शैडो वन से पूछा था, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस वजह से वह बहुत उत्सुक था और ठीक से सो भी नहीं पाया। निद्रालु। क्या उसके आसपास का कोई व्यक्ति सतर्क हुआ? फैंग जियू ने मेज की ओर चलते हुए और बैठते हुए पूछा। नहीं, मैंने उसे बहुत देर तक ध्यान से देखा, फिर मैंने उसकी सेवा करने वाले एक आदमी को मारकर उसकी जगह ले ली। उसे पता तक नहीं चला कि मैं चाय और पानी लाने के लिए उसके बगल में चल रहा था। लेकिन मुरोबो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि वापस आने के बाद वह बुरी तरह डर गया है। चाय की प्याली भूत। उसके कौशल के साथ ऐसा करना बहुत आसान था। बहुत अच्छा, तुम्हें असुविधा हुई। उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। थम्स अप का चिन्ह। अरे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर बाद में आपके लिए बाहर जाना या कुछ करना सुविधाजनक न हो, तो आप उसे मुझ पर छोड़ सकती हैं। वैसे मिस, उस दवा का आखिर असर क्या है? क्या ये वास्तव में जीवन को मृत्यु से भी बदतर बना सकती है? उसका चेहरा जिज्ञासा से भरा था, क्योंकि वह चिकित्सा मेडिसिन में बिल्कुल भी कुशल नहीं था और उसे वास्तव में नहीं पता था कि बोतल की दवा किस काम के लिए थी। क्वेश्चन मार्क। अगर तुम जानने के लिए मर रहे हो, तो क्यों न आज रात उसे फिर से जाकर देख लो। स्माइल विद हॉर्न्स। उसने एक मुस्कान के साथ अपने होंठ सिकोड़े और एक अजीब और ठंडे लहजे में हंसी। मुरोबो दवा लेने के बाद अपनी हालत सामने आने पर खबर बाहर नहीं जाने देगा, लेकिन कागज आग को नहीं छिपा सकता और यह मामला लंबे समय तक गुप्त नहीं रहेगा। मैं वास्तव में देखना चाहती हूं कि वह मेरे फैंग परिवार के साथ अब कैसे निपटता है। फायर डॉक्यूमेंट। उसकी मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति को देखकर ग्रे वुल्फ उसकी विधियों मेथड्स को याद किए बिना नहीं रह सका। उसने सोचा कि उसने व्यक्तिगत रूप से क्या अनुभव किया था और उसका शरीर कांप उठा। उसने मन ही मन सोचा, भले ही उसने इसे देखा न हो, पर वह जानता था कि मुरोबो बुरी तरह तड़पेगा और फिर भी मरेगा नहीं। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपके सपोर्ट के लिए। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आगे भी इसी तरह अच्छी अच्छी नई नई स्टोरी लाते रहेंगे।